बाजार में है आज बेहद कमजोरी भरा सेशन। निचले स्तरों से थोड़ी रिकवरी के संकेत जरूर है, लेकिन कमजोरी अब भी बरकरार। आखिरी 1.5 घंटे में क्या कुछ रिकवरी आएगी या फिर दिन के निचले स्तरों की तरफ होंगे बंद? और मजबूत ग्लोबल संकेतों के बावजूद कमजोरी के माहौल में क्या करें आप? खरीदारी करने का वक्त या फिर करें पोजीशन हल्की? लेंगे इस सवाल का जवाब। फाइनल ट्रेड में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। हफ्ते की शुरुआत वीक नोट पर होती हुई, पर आगे की क्या चाल रहेगी ये जानेंगे अनिल जी के साथ। अनिल जी बताएं सर, आने वाले 1.5 घंटे के लिए बड़ी बातें क्या हैं? संकेत जो आते दिख रहे हैं दीप मिले जुले से हैं। कोरोना के मामलों में रिकॉर्ड उछाल की वजह से बाजार टूटे हैं। पहली बार केस 1 लाख से ज़्यादा आते हुए दिखे और उसका असर आप बाजार पर पड़ते हुए दिख रहे हैं। निफ्टी 250 अंक लुढ़का है और इंट्राडे में 14,450 के नज़दीक भी पहुंचा है। सेंसेक्स 900 अंक गिरा है। निफ्टी बैंक 1100 अंक नीचे, एक बार तो 1400-1500 अंक तक भी नीचे था, थोड़ी रिकवरी हुई है। इंडसइंड बैंक निफ्टी का टॉप लूजर है इस वक्त। आईटी इंडेक्स को छोड़कर सभी शेयर इंडेक्स लाल निशान में है। सिर्फ आईटी इंडेक्स ऐसा है जो मजबूती देने का काम कर रहा है। सरकारी बैंक और रियल एस्टेट इंडेक्स 4% तक टूटता हुआ नजर आएगा। हालांकि डाउ फ्यूचर्स मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे हैं, 200 पॉइंट ऊपर है। यूरोप के बाजार आज बंद है और इंडिया विक्स में तेज उछाल आता हुआ दिखा है। आगे चलते हुए उतार चढ़ाव, वोलेटिलिटी और कमजोरी बढ़ने के संकेत इंडिया विक्स से आपको मिलेंगे। जी दीप। बिल्कुल सर, और बाजार का ही एक्शन समझना चाहूंगा सर। निचले स्तरों से थोड़ी रिकवरी आई है। इनफैक्ट निफ्टी पर तो काफी अच्छी रिकवरी आप कह सकते हैं निचले स्तरों से, पर अभी भी 250 अंक नीचे है। ये जो आज का रिएक्शन है, ये थोड़ा ओवर रिएक्शन है सर, इन लाइट ऑफ पॉजिटिव ग्लोबल क्यूज जिस तरह से हमारे बाजार ब्रेव कर रहे हैं, या फिर ये ठीक है जिस तरह से घरेलू कोरोना सिचुएशन है, इतना रिएक्शन तो डिजर्व्ड ही था? दीप, ये कहना मुश्किल है कि ओवर रिएक्शन है या सही रिएक्शन है, और ये जज करने वाले और ये डिसाइड करने वाले हम होते भी कौन है। लेकिन हाँ, एक चीज़ जरूर एडमिट करना चाहता हूँ कि मैंने सुबह ये नहीं सोचा था कि इतना ज़्यादा भी गिर सकता है। वर्स्ट के सिनेरियो में मेरा ये सोचना था कि शायद 14,700 के आसपास निफ्टी सपोर्ट ले लेगा या बैंक निफ्टी 33,000 के आसपास सपोर्ट ले लेगा। उससे नीचे जो गया है वो वाकई में मेरी उम्मीद से तो ज़्यादा गिरा है। लेकिन बात यही कि हमारी उम्मीद या हमारा असेसमेंट मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि बाजार क्या सोचता है और बाजार क्या करता है। शायद इसकी 2 बड़ी वजह हो सकती है। इस न सिर्फ कोरोना के साथ अगर आप देखें तो शुक्रवार के आंकड़े जिस मजबूती के साथ बाजार दिन के हाई पॉइंट पर और ट्रेडिंग रेंज के एकदम ऊपरी एंड पर बंद हुए, इस बार ऐसा लग रहा था कि ट्रेडिंग रेंज के इस सिरे को पार करके 15,000 के पार भी निफ्टी निकलेगा और 34,000 के पार भी बैंक निफ्टी निकलेगा। वैसा दम दिख भी रहा था कम से कम पिछले गुरुवार की एक्सपायरी के दिन की क्लोजिंग को लेकर। लेकिन आंकड़े आप देखिए, कैश मार्केट में एफआईएस के बिल्कुल छोटे से आंकड़े, वायदा कारोबार में किसी तरह की कोई खरीदारी नहीं। तो बड़े इन्वेस्टर्स की खरीदारी नहीं होकर सिर्फ ट्रेडर्स की तरफ से जो खरीदारी हुई, मुझे लगता है वहां से दबाव बनता हुआ दिखा। ये जो गिरावट थी मजबूत ग्लोबल मार्केट्स के होने के बावजूद अनएक्सपेक्टेड थी, और इस तरह की तेजी से गिरेगा ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। और इसी में शायद मुझे लगता है कि ट्रेडर्स काफ़ी हद तक ट्रैप हुए हैं, फंसे हुए हैं, और उनकी पोजीशन हल्की होने का जो प्रेशर बना है, इस वजह से बाजार में आपको कोई साइजेबल रिकवरी आती नहीं दिखी है। तो बड़ा रीज़न इस तेज गिरावट का और 33,000 को बैंक निफ्टी पर तोड़ना और 14,700 को निफ्टी पर तोड़ना एक ही रीज़न आप मानकर चल सकते हैं, और वो ये कि एक तरफ कोरोना और दूसरी तरफ तेजी की पोजीशन ज़रूरत से ज़्यादा जो बनी हुई थी वो आपको हल्की होती हुई या स्टॉप लॉसेस ट्रिगर करती हुई नजर आ रही है। तो इन दोनों के चलते बाजार में गिरावट तेज हुई है। जहां तक का सवाल है, कुछ अहम लेवल के आसपास सपोर्ट लिया है बाजार ने, ये कह सकते हैं। निफ्टी के लिए 14,500 के आसपास सपोर्ट है ही, और 14,459 का आज का लो बना है। उसके बाद 14,364 जो हमने इस 14,264 जो हमने इस गिरावट में देखा, और 14,250 14,350 अगले 2 अहम सपोर्ट होते हैं। देखिए, ताकत का पहला अंदाजा आपको अब तब मिलेगा जब निफ्टी 14,700 14,750 की रेंज को पार करके वापस ऊपर निकले। तो अगर इस रिकवरी जो आनी दिख रही है और निचले स्तरों से आई भी है, तो 14,700 14,750 इस रिकवरी का टारगेट बनता है। वहां पर आपको फिर से प्रॉफिट बुकिंग, मुनाफा वसूली आती हुई दिख सकती है। बैंक निफ्टी के लिए इस रिकवरी में 33,000 से लेकर 33,300 की रेंज में कहीं न कहीं बाजार रुकते हुए नजर आ सकते हैं। तो यहां से 300 से 500 पॉइंट की रेंज में बैंक निफ्टी पर रिकवरी बन सकती है, और निफ्टी में यहां से आप समझ सकते हैं 125-150 पॉइंट की रिकवरी बन सकती है। और उन लेवल के आसपास फिर से अगर पहुंचता है बाजार, तो आपको अपनी पोजीशन हल्की करनी चाहिए। देखिए, ग्लोबल मार्केट्स
मजबूत है तब तक बहुत ज़्यादा चिंता नहीं, लेकिन हाँ, ग्लोबल मार्केट्स अगर कमज़ोर हो जाएं और आपके सामने कोरोना का संकट हो तो फिर बाजार के लिए ऊपर टिक पाना थोड़ा मुश्किल होगा। तो दोनों तरफ एक नज़र आपकी कोरोना पर है, दूसरी नज़र आपकी ग्लोबल मार्केट्स पर है। चुनिंदा खरीदारी निचले स्तरों पर आप कर सकते हैं। सेलेक्टिवली जो स्टॉक्स अच्छे करेक्ट हो चुके हैं, बढ़िया क्वालिटी के शेयर है, वहाँ पर हल्की फुल्की खरीदारी करें। देखिए, पहले जैसा मामला नहीं, काफ़ी लोग आज सुबह से मुझे ट्वीट डालकर ये भी कह रहे थे सर ये वापस वक्त आ गया है, नहीं लेना है नहीं लेना है वाली मुहिम शुरू करें। लेकिन दीप देखिए, वो मुहिम आप तभी शुरू कर सकते हैं, वो बात तभी कह सकते हैं जब आपको 20-30% या इससे ज़्यादा की गिरावट इंडेक्स में दिखे। अगर आप 14,600-700 के आसपास अगर आप शुरुआत करें और 13,700 पे आपको लगता है कि ऑलमोस्ट बॉटम है 1000 पॉइंट का, जब तक आप सोचे गए तब तक 14,400-500 हो जाता है। लेने के लिए वापस मूड बनाएंगे तब तक 13,700 से 14,000 हो गया। 300-400 पॉइंट के लिए मार्केट को टाइमिंग करने का कोई मतलब नहीं है। तो अगर आप इन्वेस्टर हैं तो डरिए घबराइए मत, बने रहिए, आपको बार बार मौके देता है। पिछली बार भी 14,264 का जो लो बनाया था 5 दिन पहले, तब भी हमने यही कहा था कि इन्वेस्टर को डरने घबराने की जरूरत नहीं है। वहाँ से 600 पॉइंट की शानदार रिकवरी दिखी है। अब अगर आपको हल्का होना है, डर लगता है, तो आप रिकवरी में हल्के हो जाइए, लेकिन निचले स्तरों पर हल्के होने का कोई मतलब नहीं। जब आपको 500 पॉइंट 600 पॉइंट का फॉल मिले ऊपर से निफ्टी में, तो वहाँ पर आपको खरीदारी करने के मौके ढूंढने हैं। तो नीचे आए 14,300, 14,250, 14,350 इस रेंज में फिर से मौका मिले तो खरीदारी कीजिए। 14,800, 850 की रेंज में मिले वहाँ पर हल्के होने का सोचिए। तो रेंज को ट्रेड करना है और ऐसे में इन्वेस्टर्स के लिए ये छोटे मोटे ऊपर नीचे वाले झटके लगेंगे। हो सकता है थोड़ा और भी नीचे जाएं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। इन्वेस्टर्स के तौर पर, ट्रेडर्स के लिए इस तरह के मामले, इस तरह के मार्केट मुश्किल भरे होते हैं और आपको अपनी ट्रेडिंग पोजीशन को डिसिप्लिन के साथ होल्ड करना है, स्टिक स्टॉप लॉस के साथ, और उतनी ही रखना है जितनी आप संभाल पाएं। जी दीप। बिल्कुल सर, तो पोजीशन अपने रिस्क के हिसाब से ही संभाले। थोड़ा बाउंस बैक आ सकता है, बट रिस्क मैनेजमेंट अब ज़्यादा ज़रूरी होते हुए दिख रहा है। आइए कुछ स्टॉक्स के बारे में भी चर्चा करते हैं। वरुण और मानसी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मानसी, पहले आप बताइए आने वाले दिनों के लिए कौन से अहम ट्रिगर्स रहेंगे हमारे लिए? गुड आफ्टरनून दीपांशु, गुड आफ्टरनून अनिल सर। आज के इंपॉर्टेंट ट्रिगर, सबसे पहले तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की 3 दिवसीय बैठक जो आज से शुरू हो गई है, इस पर नजर है हमारी। साथ ही 5 से 11 अप्रैल यानी कि आज से लेकर 11 अप्रैल तक IMF और वर्ल्ड बैंक ग्रुप की बैठक भी है जिस पर नजर रहेगी। इरकॉन इंटरनेशनल की बोर्ड बैठक में बोनस पर फैसला हो सकता है, तो इस पर फोकस रहेगा। कल के इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स, ग्लोबल मार्केट, हांगकांग के बाजार कल के दिन भी बंद रहेंगे। वहीं श्रीराम सिटी यूनियन 10 रुपए प्रति शेयर के अंतरिम डिविडेंड की एक्स डेट होगी। श्रीराम ट्रांसपोर्ट 6 रुपए प्रति शेयर के दूसरे अंतरिम डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट होगी। और साथ ही सारेगामा इंडिया 20 रुपए प्रति शेयर अंतरिम डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट होगी। BML पर फोकस कीजिएगा। कल एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट की फिजिकल कॉपी देने की आखिरी तारीख होगी। अदानी पोर्ट्स EGM है जिसमें विंडी लेक इन्वेस्टमेंट के निवेश पर शेयर धारकों से मंजूरी ली जाएगी। बुधवार यानी 7 अप्रैल के दिन RBI की क्रेडिट पॉलिसी आती दिखेगी। फेडरल रिजर्व की बैठक के मिनट्स जारी होंगे। श्रीराम सिटी यूनियन 10 रुपए प्रति शेयर के अंतरिम डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट भी होगी। वहीं वेदांता का ओपन ऑफर जो है वो बंद हो जाएगा। इस दिन एक IPO भी खुल रहा है। मैक्रोटेक डेवलपर्स का IPO 7 से 9 अप्रैल तक खुलेगा। प्राइस बैंड इसका 483 से 486 रुपए तय किया गया है। यूको बैंक सरकार को 2600 करोड़ के प्रेफरेंशियल शेयर जारी करने पर बोर्ड बैठक करेगा। और अंत में अरविंद फैशंस 5 करोड़ पार्टली पेड शेयर की पहली और आखिरी कॉल पर विचार करने पर बोर्ड बैठक होगी। ओके, तो ये हैं आपके लिए कुछ अहम ट्रिगर्स एंड ऑफ कोर्स RBI पॉलिसी पर तो हमारी नजर है ही। वरुण से खबरों वाले शेयर्स जाने उससे पहले कुछ कॉल्स हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से तैयार हैं। चलते हैं पहले सुमित जी के पास। बिगुल सुमित के सुपरहिट। गुड आफ्टरनून सुमित जी, बताएं सर। गुड आफ्टरनून दीपांशु, सुबह HCL टेक दिया था, स्टॉक अभी डेज हाई पे चल रहा है, स्टॉक ऑलमोस्ट 3% ऊपर है। तो ये तो HCL टेक का अपडेट था, तो जिन्होंने भी ट्रेड किया होगा एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा है। ट्रेडिंग स्टॉप लॉस का यूज करें और पोजीशंस को राइड करें। और अब जो स्टॉक रडार पे आया है वो भी IT स्टॉक की है। IT स्टॉक्स में मेरे को लग रहा है कि एक अच्छी तेजी मेंटेन हो रही है और एक अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे अब जो ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है वो है TCS के अंदर जस्ट अभी कल का हाई ब्रेक हो गया, मोमेंटम बिल्डअप हुआ है। TCS के अंदर अब यहाँ से ऊपर का मूव देखने को मिलना चाहिए। 3228 3230 के आसपास का अभी भाव चल रहा है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि TCS में यहां से एक बड़ा और एक अच्छा अपसाइड मूव इस हफ्ते में देखने को मिल सकता है। 3350 के टारगेट्स के लिए TCS यहां पे तैयार हो रहा है। TCS में यहां पे खरीदारी करें, नीचे में स्टॉप लॉस लगाएं
3150 3150 के आसपास का, और ऊपर में टारगेट 3350 के टीसीएस में देखने को मिलने चाहिए। तो यहां पे सीएमपी पे टीसीएस में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा 3350 के टारगेट्स के लिए। बिल्कुल, सुबह से बाजार को संभाले हुए हैं आईटी शेयर्स और अब फ्रेश अप मूव आ रही है जिसमें दिग्गज टीसीएस सबसे आगे आपको आते हुए दिख रहा है। नजर रखिए इस काउंटर पर कुछ और स्टॉक्स के बारे में चर्चा करते हैं वरुण के साथ। वरुण, बताइए आज मार्केट्स खुलने के बाद कौन से स्टॉक्स खबरों के दम पर एक्शन में आए हैं? देखिए काफ़ी कम स्टॉक्स है क्योंकि मुझे लगता है कि काफ़ी सारी खबरें जो ओवर द वीकेंड आ गई, लेकिन जो आई है वो बता देता हूँ। सेल सबसे पहले इसके लिए खबर आई है कि 1 अप्रैल से इस कंपनी ने अपने प्रोडक्ट्स के दाम जो है उनमें बढ़ोतरी कर दी है। लॉन्ग और फ्लैट दोनों प्रोडक्ट्स में करीब 2000 रुपये प्रति टन की बढ़ोतरी की है। एनटीपीसी टांडा सुपर थर्मल यूनिट जो है उस कंपनी का फेज 2 का जो ट्रायल है वो इस कंपनी ने पूरा कर लिया है। पराग मिल्क खबर यहाँ ये है कि प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के जरिए कंपनी करीब 316 करोड़ जुटाने की योजना बना रही है। गोवा कार्बन इस कंपनी का बिलासपुर यूनिट जो है काफ़ी लंबे समय से बंद था, उसको इस कंपनी ने दोबारा शुरू कर लिया है, उसका इम्पैक्ट भी स्टॉक में देखने मिल रहा है। और आखिरी में टेक महिंद्रा कॉन्ट्रो के साथ इस कंपनी ने करार किया है। आईटी क्षेत्र की कंपनी है तो उसके लिए इस कंपनी ने करार किया है। ये एक आखिरी खबर है। ओके, तो खबरों वाले शेयर्स उतने ज़्यादा नहीं हैं, बट कुछ काउंटर्स हैं जहां पर तेज़ी बनी हुई है। एक और टेक स्टॉक टेक महिंद्रा एक्शन में है और सेल यहां पर तो दमदार तेज़ी बनी हुई है। वायदा कारोबार के बैन में हो ना हो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। सुबह से ही आपको एक्शन में दिख रहा है और अभी भी 3.5% की गेंस होल्ड कर रहा है, वो भी ऐसे बाजार में जहां पर निफ्टी 250 पॉइंट्स आपको फिसलते हुए दिखा है। तो सेल पर रखिए नज़र, आईटी स्टॉक्स पर रखिए नज़र और सीमेंट स्टॉक्स जहां पर सुबह से ही आपको बढ़िया एक्शन आते हुए दिख रहा है। इस बीच एक और काउंटर है जहां पर अच्छा एक्शन बना हुआ है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। यहां पर बढ़िया मूव आपको आती हुई दिख रही है। एक बार जो मैं बंसल जी से जानना चाहूंगा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स पर क्या चल रहा है। बंसल जी, सुबह से अच्छे एक्शन में दिख रहा है ये काउंटर। देखिए दिव्यांशु, एक शॉर्ट टर्म चार्ट पर एक क्लियर ब्रेकआउट देखने को मिला है 127 के ऊपर और साथ में एक पॉजिटिव क्रॉस ओवर हुआ है। तो जिन्होंने ले रखा है क्लियरली होल्ड करें और नई खरीदारी के लिए भी स्टॉप लॉस जो है 128 का बैठता है और टेक्निकली ऊपर में जो टारगेट्स हैं 134.5 135 के शॉर्ट टर्म टारगेट बैठते हैं। ओके, तो यह है आपके लिए राय बीईएल पर। सुबह रिकमेंडेशन लिस्ट में था भी बीईएल और यहाँ पर विश्वेश जी ने आपको खरीदारी करने की राय दी 136 रुपए की। स्टॉक कमजोर बाजार में भी बेहद मजबूती के साथ। आइए आशु सर भी हमारे साथ है, बिगुल के साथ लेते हैं उनकी स्ट्रेटेजी। सिंह के सुल्तान आशु मदान। बताएं आशु सर। अनिल जी, एक तो मतलब एक तो ये दीपांशु के एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा था कि ये ओवर रिएक्शन किस चीज़ का है, तो आपने अनिल जी बहुत बढ़िया जवाब दिया। ये ओवर रिएक्शन के इतना रिएक्शन हो सकता है इसकी एक्सपेक्टेशन नहीं थी, उस नॉन एक्सपेक्टेशन का ओवर रिएक्शन है कि इतना हो नहीं सकता। और अनिल जी एक और चीज़ जो भी आपने इंपॉर्टेंट बोली कि इस बार लगता था वो रेंज ब्रेक होगी। सो अनिल जी अभी भी मैं आपको ये चीज़ बोल रहा हूँ कि 14,400 15,100 ये ऐसी रेंज है अनिल जी के 15,100 में जो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि कहीं वो टॉपिक सिग्नल है, स्टॉक्स सेक्टर के अलावा शायद परफॉर्म नहीं करेंगे। तो अनिल जी दोनों बार आपको हर भाव पे, तीसरी बार 14,400 हुआ और तीसरी बार शायद 15,000 के पास हुआ है। ये रेंज ब्रेक हो रही है, इंड्यूस करेगी आपको ट्रेड करने के लिए, आपको टेम्प्ट करेगी, आपको प्रॉम्प्ट करेगी। लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी पेशेंस रखनी चाहिए। और होता क्या है कि अनिल जी अगर आप देखिए कि होता क्या है कि अगर हम ये दोनों तरफ इंड्यूस होते हैं तो हमारे को डबल लॉस होता है। पिछली बार भी देखिए अनिल जी 2 बार 14,400 हुआ और दोनों बार एक्सपायरी, एक बार वीकली एक्सपायरी और एक बार मंथली एक्सपायरी का सेल ऑफ हुआ और 14,400 से 14,900 और 15,000 के करीब हम जाते हैं। और वही होता है अनिल जी 14,900 और 15,000 के आसपास जब हम ले लेते हैं और उसके बाद फिर वो 14,400 की तरफ जाता है। तो अनिल जी इमेजिन इस सिचुएशन की अगर रॉन्ग साइड पे कोई बैठ जाता है या ट्रेड में बैठा हुआ है तो बहुत बड़े लॉसेस दोनों तरफ हो रहे हैं। तो मेरा मानना यह है कि बीच में पेशेंस रखें, 15,000 के आसपास तो बहुत ज्यादा पेशेंस रखें कि बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन इंड्यूस नहीं होना ट्रेड के लिए। एंड लाइकवाइज 14,400 में इंड्यूस नहीं होना कि वहां पे आप अपने लॉसेस बुक करें और डबल शॉर्ट कर दें, जो पिछली बार भी एक्सपायरी पे हुआ था और वहां से एक रिवर्सल आया था। हैविंग सेड दैट अनिल जी जो अभी का स्प्रेड है आफ्टर दिस करेक्शन रिकवरी बिल्कुल लगती है। और लेकिन अनिल जी प्लेन वनीला तो मैं ले नहीं सकता क्योंकि आज या कल जिसने भी लिया हुआ तो आप देख ही रहे हैं कि क्या होता है। तो अनिल जी 14,600 की एक कॉल लेनी है और इस व्यू में आपका बहुत बड़ा सपोर्ट मुझे मिल गया क्योंकि आप भी जो 100-150 पॉइंट की रिकवरी की बात कर रहे हैं निफ्टी में, मुझे भी वही लगती है, लेकिन वो लेनी है अनिल जी 14,600 की एक कॉल लेनी है।
14,800 की 2 बेचनी है। इसकी कॉस्ट 1 घंटा पहले 15-18 रुपए थी, अब 28 से 30 रुपए है, कोई फर्क नहीं पड़ता। 14,600 की एक कॉल लेनी है अनिल जी, 14,800 की 2 बेचनी है, इसकी कॉस्ट है 28 से 30 रुपए। 28 से 30 रुपए का मतलब है अनिल जी 14,630। 14,630 से लेके 15,000 तक कहीं भी निफ्टी थर्सडे को जाता है, जिसकी मुझे एक्सपेक्टेशन है कि 14,800 क्रॉस करना चाहिए एक बार, और 14,800 पे ही आपका पीक प्रॉफिट है, तो ये बुल स्प्रेड बनाना चाहिए। नीचे में अनिल जी 28-30 रुपए की कॉस्ट है, नीचे में कोई लॉस नहीं होगा, और 28-30 रुपए तो अनिल जी लास्ट 1-2 घंटे में भी निकल आते हैं। अगर निफ्टी 14,400-500 रहेगा तो भी इसका भाव 28-30 रुपए आराम से मिल जाएगा। तो इस बुल स्प्रेड के साथ अनिल जी इस रिकवरी में प्ले करना चाहिए, आपको तसल्ली रहेगी, शांति रहेगी। बिल्कुल। तो जो लोग सोचते हैं कि आशीष सर हमेशा मंदी की बात करते हैं या वही कॉल्स लेते हैं कि जो नीचे की तरफ के हो, तो देख लीजिए इस खराब बाजार में फिर से खरीदारी की राय भी आशीष सर की तरफ से सिंपल है उनका फॉर्मूला। जैसे जैसे 15,000 के नज़दीक आएगा मार्केट, वो बेचने की राय देंगे। जैसे जैसे 14,500 के नज़दीक रहेगा वहाँ खरीदारी की राय देंगे। तो 14,600 का एक कॉल ऑप्शन खरीदिए, 14,800 के 2 कॉल ऑप्शन बेचिए, 28 से 30 रुपए की कॉस्ट में ये बन जाएंगे, और 15,000 तक आप सेफ है इस एक्सपायरी तक, इस गुरुवार तक। अगर 15,000 पार नहीं करता, जिसकी संभावना नेचुरली अभी तो बहुत कम लोगों को ही लग रही होगी, तो ऐसे में आपके लिए पैसे बन जाएंगे। ये है आपके लिए इस बुल स्प्रेड में। और आप 14,800 14,900 के आसपास आए तभी निकल जाएं, तब भी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो ये आपके लिए निफ्टी पर एक बेहतरीन स्प्रेड आता हुआ आपके लिए यहाँ पर इस पर करना है आपको फोकस। ओके। महाराष्ट्र में जो लॉकडाउन हुआ है, इस लॉकडाउन को लेकर क्या क्या असर किन किन इंडस्ट्री पर, किन किन सेक्टर्स पर पड़ेगा, इसका विश्लेषण ले लेते हैं। हमारे साथ देवांशी हैं पूरी डिटेल्स लेकर। देवांशी बताइए। बिल्कुल, आप देखिए जिस तरह से हमने देखा कि कोरोना के जो केसेस हैं वो लगातार बढ़ते हुए दिखे हैं, और उसके बाद हम देख रहे हैं कि कई ऐसे स्टॉक्स हैं जिस पर असर आता हुआ दिखा है। ज़्यादातर ऐसी कंपनीज हैं जिनका जो आय का हिस्सा है, ज़्यादातर हिस्सा जो है वो महाराष्ट्र से आता है, और इसी के चलते हम देख रहे हैं कि इन पर सबसे ज़्यादा असर है। पीवीआर, आइनॉक्स लीजर, इन सबसे इन दोनों की अगर कंपनीज की बात करें, 20 to 25% का जो आय का हिस्सा है वो महाराष्ट्र और वेस्टर्न रीजन से ज़्यादातर आता है, तो इसके चलते इस पर इम्पैक्ट है। जुबिलेंट फूड पर आप देखिए जो डिलीवरी वॉल्यूम्स हैं उसमें गिरावट हो सकती है लॉकडाउन के चलते, और जो डाइनिंग है वहां पे भी इम्पैक्ट होता हुआ दिखा है, तो इसके चलते हम देखेंगे जुबिलेंट फूड पर असर होता हुआ दिखा है। तो ये 3 जो मेजर कंपनीज है इस पर असर है। इसके अलावा जो रेस्टोरेंट, होटल स्टॉक्स है, इस पर भी लगातार असर होता हुआ दिखा है, लेकिन ज़्यादातर ये 3 कंपनीज है जिस पर ज़्यादा इम्पैक्ट होगा, क्योंकि ज़्यादातर 20 to 25% की जो आय है वो ये जो रीजन है वहां से आती है। ओके। तो ये है आपके लिए सारे रेस्टोरेंट वाले स्टॉक्स जहां पर इंपैक्ट होता हुआ दिख रहा है, और आप देख सकते हैं सारे के सारे स्टॉक्स बड़ी कमजोरी के साथ इस वक्त ट्रेड करते हुए आपको नजर आएंगे। होटल स्टॉक्स फोकस में इस वक्त आपको दिखेंगे भी। इन्हीं पर एक राय ली जाए, यूबीएल ये है वो स्टॉक जो आज तेज गिरावट का शिकार होता हुआ दिख रहा है। बंसल जी देखिए 400 राय दीजिए अपनी, कहीं कोई सपोर्ट लेवल के आसपास पहुंचा है या नहीं? देखिए अनिल जी काफी गिर चुका है, और सपोर्ट के पास नहीं, अनिल जी सपोर्ट को तोड़ रहा है। अनिल जी सपोर्ट इसका 1155, 1155 इसका एक मेजर सपोर्ट है, उसको तोड़ रहा है। तो यहाँ पर नजर रखनी पड़ेगी, अगर 1155 के नीचे की एक डिसाइसिव क्लोजिंग आती है तब एक क्लियर संकेत है टेक्निकली कि पेन अभी ओवर नहीं है और डिक्लाइन देखने को मिलेगा। तो क्लोजिंग की वेट करेंगे अनिल जी। 1155 के नीचे की क्लोजिंग आती है तो चार्ट्स पर एक क्लियर डिस्टॉर्शन होगा। और इसके साथ साथ अनिल जी आपसे गुजारिश है कि एल्गो ट्रेड के बिगुल की। ओके, एल्गो ट्रेड के लिए बिगुल तैयार है कुणाल जी और राकेश जी के लिए चार्ट कॉर्नर का। बताइए सर क्या खरीदेंगे? देखिए अनिल जी खरीदेंगे हिंदुस्तान जिंक को खरीदेंगे, जो बिल्कुल भी सुबह से गिर नहीं रहा है, टेक्निकली एकदम ट्रेंड इंटैक्ट है, और आज इतने खराब वातावरण के अंदर एक पॉजिटिव क्रॉसओवर प्लस में एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो हिंदुस्तान जिंक है हमारा पिक। ओवर टू कुणाल जी।
यानी जी तेजी मेटल्स में कायम है। हिंदुस्तान जिंक में फ्रेश ब्रेकआउट चार्ट पर आता हुआ दिख रहा है, डबल बॉटम पैटर्न बने हैं और इन स्तरों पर हिंदुस्तान जिंक को बाय करना है। ये हमारा एल्गो ट्रेड है। स्टॉक में 320 रुपए से पहले कोई मीनिंगफुल रेजिस्टेंस नहीं है, तो 320 और बाद में 335 तक के लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे, तो हिंदुस्तान जिंक बाय करके चलें। यहां पर स्टॉप लॉस रखना है 289 पर, 289 का स्टॉप लॉस रख करके बाय करना है। पहला टारगेट 310 रुपए का 310 का, दूसरा टारगेट 322 रुपए का 322 का होगा। ओके, 310 322 के टारगेट के लिए करें खरीदारी, ये है आपके लिए राय। हिंदुस्तान जिंक में तेजी करने की 289 289 का लगाएं आप स्टॉप लॉस। आइए अगला बिगुल सच्चिदानंद उत्तेकर सचिन जी के लिए BTSTT का। बताएं सर। गुड आफ्टरनून अनिल जी। अनिल जी, यहाँ पर खरीदारी करने की ही सलाह है। स्टॉक का नाम है फोर्टिस हेल्थ केयर एंड जिस तरीके से इसका स्ट्रक्चर है, लगभग एक 4 दिनों के स्क्वीज के बाद यहाँ पर एक अपमूव इनिशिएट हुई है। ओवरऑल स्ट्रक्चर पे देखें तो एक पेनेंट ब्रेकआउट डेली चार्ट पे नजर आ रहा है, जिसके टारगेट लगभग अराउंड 230 के आसपास के है। सो स्टॉप लॉस में यहाँ पे थोड़ा सा छोटा ही दूंगा, 206 के आसपास का। तो खरीदारी करनी है फोर्टिस में 230 के पैटर्न टारगेट के लिए। ओके, 230 तक के टारगेट के लिए करें खरीदारी आप फोर्टिस हेल्थ केयर में। ये है स्टॉक जो आपके रडार पर रहना चाहिए। यहाँ पर भी एक अच्छी खरीदारी होती हुई आपको नजर आएगी। कुछ और स्टॉक्स हैं जो बेहद मजबूती के साथ कारोबार करते हुए दिख रहे हैं। उनमें से लॉरस लैब आज सुबह हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से काफ़ी रिकमेंडेशन लिस्ट में आता हुआ भी दिखा है। कुणाल जी, एक बार जरा इसके चार्ट्स पर फिर से नज़र डाल लीजिए। 371 के आसपास क्या लेवल्स ध्यान में रखे जाए? अनिल जी, मैंने और राकेश जी ने आज ही सवेरे 10 की कमाई में खरीदारी की राय दी है और इसमें अनिल जी हमारे टारगेट्स बहुत अग्रेसिव हैं। ये स्टॉक 550 600 के लेवल्स दिखा सकता है, यानी कि यहाँ से 50 से 70% की तेजी की संभावना दिखती है। लेकिन अनिल जी ये मीडियम टर्म बाय है। शॉर्ट टर्म में अनिल जी लगता है कि एक इमीडिएट चार्ट अगर आप देखें तो एक कंसोलिडेशन पूरा होता हुआ दिख रहा है और इस स्टॉक के लिए 400 रुपए का एक इमीडिएट टारगेट होना चाहिए। तो अभी भी इसमें और अपसाइड बाकी है। जिन्होंने खरीदा हुआ है बिल्कुल निश्चिंत होकर के बने रहे, इसको वक्त दें। ये जैसे आउट परफॉर्म करता आया है आगे भी करेगा। ओके, वागले साहब, आपका फेवरेट Naukri.com, जिसमें जोमेटो है और जाहिर सी बात है रेस्टोरेंट बार अब सब बंद है महाराष्ट्र में, तो ऑनलाइन ऑर्डर और होम डिलीवरी ये चालू है, तो इनके लिए तो फायदे की बात है ही। और उस लिहाज से स्टॉक मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है। 1000 नहीं, माफ़ कीजिएगा, 1000 नहीं, ये तो 4450 वाला है। 4450 के आसपास खरीदेंगे आप? अनिल जी, ये माहौल में भी ये स्टॉक होल्ड कर रहा है, शायद ऊपर भी जा सकता है और वो ऊपर का लेवल होगा 4620 630। तो यहाँ से भी मुझे एक 150-200 रुपए की अपमूव दिखती है। लेकिन मैं आज और कल ये व्यू नहीं लेता हूँ, पोजिशनली 3 से 4 दिन व्यू लेते हैं और 4110 का स्टॉप लॉस, जो कि यहाँ से 100 रुपए नीचे है लगभग, और ऊपर में 200-250 रुपए की अपसाइड है। ये ट्रेड सेटअप बनता है। 200-250 रुपए की अपसाइड में ट्रेड सेटअप बनता है। दो कमजोर शेयर जिनका जिक्र हमेशा किरण जी के साथ होता है, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व। किरण जी, बाय सेल नोटा, कुछ तो करिए। अनिल जी, वीकनेस है बजाज फाइनेंस में और मेरा मानना है कि इधर से और थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल जानी चाहिए, पर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो में नहीं है तो फ्रेश सेलिंग अब भी नहीं, एक पुल बैक पे सेल करने की सलाह होगी। पर मुझे लगता है कि इवेंचुअली ये स्टॉक 4800 4700 के आसपास सपोर्ट लेना चाहिए। और बजाज फिनसर्व के बारे में बात की जाए तो बजाज फिनसर्व में भी मुझे लगता है कि 9000 का एक अहम सपोर्ट है, 400 रुपए नीचे। हम आज का लो लगभग 9150 के आसपास का था। तो जिस तरीके का स्ट्रक्चर हो चुका है, थोड़ा सा वीकनेस है, 9000 की अहम सपोर्ट है, उन लेवल्स पे एक बार रिव्यू लेने की सलाह होगी। तो फिलहाल कमजोरी है, लेकिन इन लेवल्स पर रखिएगा आप नज़र जो बताए गए। 1 तारीख को आमतौर पर आपको मिलते हैं ऑटो बिक्री के आंकड़े, लेकिन इस बार 1 तारीख को छुट्टी थी, दूसरी को भी छुट्टी थी और तीसरी को भी छुट्टी थी। तो छुट्टियां एक साथ जो ढेर सारी आ गई, उनके माफ़ कीजिएगा, पहली को नहीं, दूसरी 2, 3 और 4 तारीख को छुट्टी थी और 1 तारीख को जो बाजार बंद होने के बाद और उसके बाद इस लंबे वीकेंड पर जो आंकड़े आए हैं मार्च के महीने की बिक्री के, वो कैसे रहे ये जान लीजिए, समझ लीजिए। तो सारे आंकड़ों के साथ फिर से हमारे साथ हैं देवांशी। बताइए देवांशी।
बिल्कुल सर, अगर देखें तो मार्च ऑटो में अगर आप सालाना आधार पर देखें तो नंबर्स काफ़ी अच्छे लगे, लेकिन वो इसलिए क्योंकि बेस काफ़ी छोटा था, लॉकडाउन था, इसके चलते हमने देखा कि जो बिक्री के आंकड़े हैं वो सालाना आधार पर काफ़ी अच्छे आए। लेकिन अगर आप मंथ ऑन मंथ देखें तो कई ऐसी कंपनीज हैं जिनके आंकड़े अनुमान से भी काफ़ी बेहतर आते हुए दिखे हैं, जिसमें आप देखें जो ट्रैक्टर सेगमेंट है, एग्री से जुड़े हुए जितने भी व्हीकल्स हैं, उन सब की जो बिक्री है वो काफ़ी बेहतर आती हुई दिखी है। इसके अलावा अगर हम पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट देखें तो इसमें हमने देखा कि टाटा मोटर्स और M&M इन दोनों के जो आंकड़े वो अनुमान से थोड़े से बेहतर आते हुए जरूर दिखे हैं। टू व्हीलर्स सेगमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी हमने देखा कि जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां से इस बार काफी अच्छी बिक्री आई है, टू व्हीलर सेगमेंट की अच्छी बिक्री आती हुई दिखी है। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखें तो OEM सेगमेंट से भी जो कमेंट्री आई है वो काफी पॉजिटिव है। अभी अगर आप PV सेगमेंट देखें तो मारुति इस बार बहुत ही जो अनुमान था उससे थोड़े से कम थे, 1.5% तक की बिक्री बढ़ी है। टाटा मोटर्स की 9% बिक्री बढ़ी है और M&M की बात करें तो मंथ ऑन मंथ करीब 8.5% तक की बिक्री बढ़ती हुई दिखी है। CV सेगमेंट की अगर बात करें तो हमने देखा जो अशोक लेलैंड के नंबर्स हैं वो इस बार काफ़ी अच्छे आए हैं। इसकी जो बिक्री है वो अनुमान से बेहतर रही है, 26% तक का जंप था मंथ ऑन मंथ और 10 महीने से लगातार हमने इसमें जंप देखा है, अच्छे आंकड़े आए हैं। टाटा मोटर्स के अच्छे आंकड़े थे, M&M अनुमान से बेहतर थे, 86% तक का जंप था CV सेगमेंट में। और अगर आप SML भी देखें तो अनुमान से बेहतर रहे हैं नंबर्स, 25% तक की बिक्री बढ़ी है। साथ ही ट्रैक्टर सेगमेंट में भी आप देखिए तो दोनों कंपनीज एस्कॉर्ट्स और M&M इन दोनों के आंकड़े अच्छे आए हैं। और टू व्हीलर सेगमेंट में इस बार हीरो मोटोकॉर्प के जो नंबर्स थे वो अच्छे आते हुए दिखे, करीब 14% तक की ग्रोथ इस बार हमने देखी है। और TVS मोटर देखें तो 8% तक की ग्रोथ है, जो अनुमान से थोड़े से बेहतर इस बार जरूर आए हैं। जो अच्छे नहीं है, निराश किया है, वो बजाज ऑटो थे और आयशर मोटर थे, जहां पे नंबर्स थोड़े से कमजोर आए हैं अनुमान से। ओके, तो ये है आपके लिए ऑटो बिक्री के आंकड़े। आशीष सर, आपकी राय दीजिए, ऑटो कंपनियों पर क्या कहीं कोई आपको खरीदारी के मौके दिखते हैं, स्पेशली TVS मोटर्स और हीरो मोटोकॉर्प? टू व्हीलर्स में इनके नंबर्स बड़े दमदार आए, आयशर मोटर्स खराब थे, बजाज ऑटो मिले जुले, कहीं कोई आपकी पसंद? नहीं अनिल जी, मुझे अभी भी कोई इनमें बहुत ज़्यादा कंफर्ट नहीं आता। अगर आप ऑटोमोबाइल या रिलेटेड सेक्टर से बात करते हैं तो मुझे इस करेक्शन के बाद अनिल जी एस्कॉर्ट्स 1240 का भाव है, एस्कॉर्ट्स इनमें से सबसे बेस्ट लगता है कि अगर यहाँ से रिवर्सल आता है तो इनमें आ सकता है। बट अनिल जी अगर आप लेना चाहते हैं, देखिए इस मार्केट में सिलेक्टिव रहना पड़ेगा। मेटल्स आप सब बात कर ही रहे हैं तो मेटल्स तो बहुत ही बढ़िया है और अभी भी इतने बढ़ने के बाद भी अभी भी इनमें आपको लगता है जिस तरह के फंडामेंटल शिफ्ट हुए हैं और जो चाइना का इफेक्ट आ रहा है तो अनिल जी मेटल्स बहुत अच्छा है। और फार्मा में एक वापस ट्रैक्शन देखने को मिली है और IT। अनिल जी मुझे लगता है कि जो रिकवरी के लिए अगर आप इंडेक्स के साथ नहीं रहते, स्टॉक्स में रहना है तो ये 3 प्राइम सेक्टर रहने चाहिए, मेटल्स, IT एंड फार्मा। और फार्मा में अनिल जी फॉर ए चेंज सन फार्मा में हमने आज सुबह बाय कॉल दी थी। सन फार्मा और ल्यूपिन ये 2 प्रेफर्ड पिक्स हैं फार्मा के लिए। और अनिल जी सिंस आपने ये ऑटोज की बात की तो मैंने मेटल्स का बोला और मेटल्स की सब बात कर रहा हूं तो अनिल जी मेटल्स में भी एक मेरे पास एक स्टॉक में बुल स्प्रेड है और वो है नेशनल एल्यूमिनियम। आई थिंक नेशनल एल्यूमिनियम भी चैनल पे कवर किया गया और शायद सुमित की बाय कॉल भी है। अनिल जी मैं भी अपने क्लाइंट्स को ये बोल रहा हूँ कि नेशनल एल्यूमिनियम की 55 रुपए की कॉल है, अराउंड 4 रुपए की, ये लेके 60 रुपए की एक कॉल भेज दीजिए, 2.25 रुपए की। तो अनिल जी ये 1:1 का नैल्को का स्प्रेड बना देना चाहिए, जिसकी कॉस्ट आएगी अनिल जी 2-2.25 रुपए। और अनिल जी 17,000 का लॉट है, इसमें से 2 से 3 रुपए का प्रॉफिट आराम से सेफ मिल सकता है और आराम से कैरी कर सकते हैं। क्योंकि अनिल जी अगर आप फ्यूचर लेंगे तो आज की उथल पुथल या अभी तो पूरा महीना पड़ा है, इस उथल पुथल में आपका 17,000 वाला फ्यूचर तो जरूर कट जाएगा। और अगर आप डिलीवरी लेंगे तो 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 मतलब उस तरह से लेंगे। अगर इसको पूरा करना है तो अनिल जी नेशनल एल्यूमिनियम की 55 की कॉल फिर रिपीट कर रहा हूं लेनी चाहिए, 3.94 का रेट है, उसके अगेंस्ट 60 रुपए की बेच दीजिए अनिल जी, 2.5 से 3 रुपए का प्रॉफिट हो सकता है इसमें। और अनिल जी 17,000 पे 2.5 से 3 रुपए का मींस 35 से 50,000 तक का प्रॉफिट हो सकता है। तो ये एक शांति वाला ट्रेड है, सेफ ट्रेड है और आप होल्ड कर सकते हैं इसमें। आपको मतलब ये टेंशन नहीं देगा और जिटरी नहीं बनाएगा आपको कि कहीं बहुत अनलिमिटेड लॉस ना हो जाए। ओके, तो ये है आपके लिए नेल्को में खरीदारी करने की राय। ऑप्शंस के जरिए 55 का कॉल ऑप्शन खरीदे, 60 का बेचे, 2-2.25 रुपए की कॉस्ट में काम हो जाएगा। सीधे सीधे फ्यूचर्स खरीदने और बेचने की राय देते हैं वागले साहब, उनके लिए बिगुल वागले का वंडर। बनाएं सर। अनिल जी बाय करना है LTI जो 4,300 4,305 के करंट भाव पे ट्रेड हो रहा है। मुझे लगता है एक ब्रेकआउट आया है,
यहाँ से ज़्यादा गिरावट लगती नहीं है। 4,310 जो अभी करंट भाव है, यहाँ से लेकर 4,300 ये बाइंग रेंज होगी। 4,250 का 50 रुपए का रिस्क होगा और ऑन द अप साइड 4,440 का मेरे को यहाँ से 120 रुपए की अपमूव दिखाई देती है आज और कल का टाइम फ्रेम। ओके, तो ये है आपके लिए L&T इन्फोटेक पर खरीदारी करने की राय वागले साहब की तरफ से आती हुई। आइए अगला बिगुल सुमित जी के लिए, सुमित का सुपर हिट। बताएं सुमित जी। अनिल जी, बाय का स्टॉक है। स्टॉक का भाव चल रहा है 113 रुपए 90 पैसे, 114 रुपए 25 पैसे। स्टॉक का नाम है कॉपरन लिमिटेड। और मेरे को लगता है ये स्टॉक बहुत बार सेठी साहब ने भी रेकमेंड किया हुआ है और ये स्टॉक के अंदर मेरे को लग रहा है कि अब यहाँ से एक अच्छा अपसाइड मूव देखने को मिलना चाहिए। पिछले कुछ दिनों की एक अच्छी खासी गिरावट के बाद स्टॉक में एक बाइंग मोमेंटम आज बिल्डअप हो रहा है। इनफैक्ट कल से स्टॉक के अंदर बाइंग मोमेंटम देखने को मिल रहा है और स्टॉक आज जो प्राइस एक्शन दिखा रहा है उसको देखते हुए मेरे को लगता है कि कॉपरन के अंदर यहाँ से एक अच्छा अपसाइड मूव देखने को मिलना चाहिए। ये स्टॉक के अंदर मेरे को लग रहा है कि इस बाउंस बैक के अंदर, इस पुल बैक के अंदर 125 रुपए का पहला टारगेट बनेगा और 130 रुपए का दूसरा टारगेट बनेगा। कोपरेन को यहाँ पे सीएमपी पे खरीदारी करे, स्टॉप लॉस लगाए इसके अंदर नीचे में 106 रुपए का, ऊपर में टारगेट 125 रुपए से लेके 130 रुपए तक के इस हफ्ते में देखने को मिल सकते हैं। तो स्टॉक में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। राय कोपरान पर खरीदारी करने के लिए, माफ कीजिएगा पोकरना पर, कोपरान या पोकरना दोनों में से कौन सा बोला है आपने? कोपरन? जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। अच्छा कोपरन, मुझे लगा पोकरना। दोनों की स्पेलिंग सेम है ना, थोड़े लेटर इधर उधर कर दो तो एक ही हो जाता है। तो चलिए कोपरान में खरीदारी करने की राय है सुमित जी की तरफ से। 106 का स्टॉप लॉस और 125 130 के टारगेट। सेठी साहब की राय ज़्यादातर पोकरना पे आती है। आइए सेठी साहब जुड़ ही चुके हैं हमारे साथ, उनका भी कर देते हैं स्वागत बिगुल के साथ। स्वागत है आपका सेठी साहब। बताएं सर, दो, एक कैश एक फ्यूचर सेम? हाँ, गुड आफ्टरनून अनिल जी। बिल्कुल सेम हाँ। है, एक कैश का स्टॉक, एक फ्यूचर्स का स्टॉक। बहुत ही बढ़िया, चलो बताओ सर, पहला कौन सा बताएंगे? अनिल जी, कैश का स्टॉक है। आमतौर पे हम लोग चर्चा नहीं करते, ज्यादा बार रिकमेंड नहीं हुआ है चैनल पे भी। कंपनी का नाम है मैथन एलॉयज। ये एक मेटल सेक्टर को कैटर करने वाली कंपनी है। भारत की एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर और एक्सपोर्टर है मैंगनीज एलॉयज की। ये दुनिया की वन ऑफ द लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर है और दुनिया की जो ग्लोबल कैपेसिटी है फेरो एलॉयज की या मैंगनीज एलॉयज की, उसकी 8% ऑफ द टोटल कैपेसिटी इस कंपनी के पास है। और ये जो प्रोडक्ट बनाती है वो स्टील की स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, एंटी कोरोजन और एंटी स्टेन प्रॉपर्टीज को बढ़ाने में काम आता है। तो और क्लाइंट लिस्ट देखेंगे तो जितने स्टील कंपनीज है भारतीय, जैसे टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, सेल, जेएसपीएल, और इंटरनेशनल कंपनीज जो एमएनसी जैसे पोस्को है, आर्सेलर मित्तल, चाइना स्टील, इन सबको ये कंपनी कैटर करती है। दमदार फंडामेंटल्स है और जिस तरह से स्टील की डिमांड और प्राइसेस में हमने तेजी देखी है, ये कंपनी का भी परफॉर्मेंस आने वाले दिनों में बहुत ही अच्छा रहने वाला है। रिटर्न ऑन इक्विटी अभी 17%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 22% का है। एक जीरो डेट कंपनी है और पिछले 4 साल का प्रॉफिट का कैगर है 30% का। प्रोमोटर्स की हिस्सेदारी है अराउंड 74%, 75%। कुछ प्लेज नहीं है, तो आई एम बुलिश ऑन द स्टॉक, जो कि अभी 605, 610 के लेवल पे ट्रेड करता है। यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह है। 640 का शॉर्ट टर्म का टारगेट, 590 का स्टॉप लॉस। ओके, तो ये है आपके लिए पहला स्टॉक जहां पर खरीदारी करने की राय। मैथन एलॉयज ये स्टॉक है जहां पर तेजी करने का इरादा रखते हैं सेठी साहब। सेठी साहब, आज के लिए आपका दूसरा स्टॉक? दूसरा स्टॉक भी अनिल जी जो F&O स्पेस से, वो भी मेटल सेक्टर की कंपनी है और स्टील सेक्टर को कैटर करने वाली, पहले भी रिकमेंड किया हुआ है, NMDC। आयरन और बनाने वाली लीडिंग कंपनी है। परसों भी हमने देखा इन्होंने आयरन और के दामों में, प्राइस में हाइक करी है और जिस तरह से आयरन और के प्राइसेस इन्होंने पिछले क्वार्टर में हाइक करे हैं, इस क्वार्टर के नतीजे बेहद ही दमदार होने चाहिए। हाल ही में कंपनी ने एक 8 रुपए का जो डिविडेंड दिया था वो एक डिविडेंड हुआ है स्टॉक। डोनीमलाई माइंस इनकी जो कर्नाटका में है, जो एक सब्सटेंशियल इनका आउटपुट वहां से आता है, वो खुल गई है। वहां से भी प्रोडक्शन आएगा जो कि इस क्वार्टर में उसका भी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। तो मैं तो मार्च क्वार्टर के नतीजों पे बहुत ही बुलिश हूँ। NMDC पे शॉर्ट टर्म में, जो कि अभी ये अप्रैल के फ्यूचर्स ट्रेड कर रहे हैं 140-41 पे, मुझे लगता है यहाँ खरीदारी करनी चाहिए। शॉर्ट टर्म में 150 का टारगेट है, स्टॉप लॉस 135 का, बट मुझे लगता है रिजल्ट तक ये स्टॉक 160-170 रुपए तक भी हो सकता है।
ओके, तो रिजल्ट्स रहेंगे मजबूत और बार बार लगातार अपना प्रोडक्शन भी बढ़ा रहे हैं आयरन ओर का, और दाम भी, प्रोडक्शन के आंकड़े दमदार, बिक्री के आंकड़े दमदार और प्राइसिंग भी जबरदस्त, तो डबल फायदा होगा एनएमडीसी को, ऐसा मानना है सीरीज आपका। आपसे लेकर रिजल्ट तक होल्ड करें, शॉर्ट टर्म टारगेट 150, मीडियम टर्म टारगेट 160-70 तक के भी रखकर चल सकते हैं। और मेथन एलॉय दूसरा स्टॉक है जहां पर खरीदारी करने की राय है सेठी साहब की तरफ से। आइए बढ़ते हैं आगे, 2:30 बजे का वक्त है स्ट्रेटेजी का, लेकिन उससे पहले सचिन जी तैयार है हमारे साथ बिगुल उनके लिए BTS डबल टी का। पहले तो सचिन जी बधाई आपको, फोर्टिस हेल्थ के लिए 212 में आपने कुछ ही देर पहले रिकमेंड किया था, और 230 के टारगेट के लिए कुछ मिनटों में ही, मुश्किल से 15 मिनटों में आप देखिए 224 का हाई बना चुका है, यानी कि जहां से रिकमेंड किया वहां से 12 रुपए की तेज दौड़ लगा था, एकदम सही वक्त पर पकड़ा है। वॉल्यूम्स भारी भरकम यहाँ पर होते हुए दिख रहे हैं, 70 लाख शेयरों का फोर्टिस हेल्थ केयर में कुछ तो बड़ा होने की तैयारी में, 10% मजबूत। तो अब स्टॉप लॉस ट्रेल करके कुछ ऊपर लाना है, टारगेट कुछ रिवाइज करने पहले उस पर बताएं सर। जी अनिल जी, इनफैक्ट जिस तरीके से स्ट्रक्चर है मुझे लग रहा है 230 का तो टारगेट आज ही आ जाना चाहिए, बट ओवरऑल परफॉर्मेंस जिस तरीके से अनफोल्ड हुई है मुझे लग रहा है अराउंड 238 से 240 के आसपास के स्विंग्स भी बन सकते हैं। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अभी यहाँ से आपको लगाना है अराउंड 213 के आसपास। इनफैक्ट अगर आज की क्लोजिंग 230 के ऊपर हो जाती है तो आप कॉन्फिडेंटली इसे 220 के ऊपर भी रख सकते हैं। तो फिलहाल तो मुझे लग रहा है यहाँ पर मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड होना चाहिए। जिस तरीके से मार्केट प्लेस्ड है मुझे लग रहा है फार्मा इस पर्टिकुलर सेगमेंट को भूलना नहीं चाहिए, एंड उसी में से जो स्टॉक मेरे रेडार पे आया है, फ्रेश खरीदारी करनी है डॉक्टर रेड्डी इस पर्टिकुलर काउंटर में। जिस तरीके से इसने अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को वापस काटा है, मुझे लग रहा है लगभग 4700 तक ये पर्टिकुलर रैली एक्सटेंड हो सकती है। स्टॉप लॉस आपको लगाना है यहाँ से 4530 का, फ्यूचर्स के रेट दिए हैं मैंने। फर्स्ट टारगेट होगा 4700 का, एंड पोजिशनल टारगेट होगा मुझे लग रहा है अराउंड 4880 के आसपास का। थोड़ा सा लंबा टारगेट दिया है मैंने, क्योंकि जिस तरीके से मार्केट में अभी तक इसकी परफॉर्मेंस है रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर रहा है, एंड ब्रेकआउट के कगार पे है, तो खरीदारी करनी है डॉक्टर रेड्डीज में। ओके, तो ब्रेकआउट के लिए तैयार है डॉक्टर रेड्डीज। बढ़िया एक्शन, डेज हाई पर आ रहा है, पॉजिटिव टेरिटरी में जाने की कोशिश, और सचिन जी की तरफ से बड़े टारगेट्स पर बाजार में भी है अच्छी रिकवरी। इंडेक्स लेवल पर देखें तो निचले स्तरों से बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों पर ही बढ़िया रिकवरी आते हुए दिख रही है। चलते हैं अनिल जी के पास और जानते हैं कि इंडेक्स पर इस समय क्या स्ट्रैटेजी मिल रही है। सर, आज एशिया और यूरोप से तो ज़्यादा क्यूज़ नहीं है, सिर्फ जापान के बाजार खुले हुए थे, वहाँ पर अच्छी तेज़ी देखी 0.5% की। और जहाँ तक फ्यूचर्स का सवाल है, सुबह से ही डाउ फ्यूचर्स डबल सेंचुरी लगा रहे हैं और अभी भी 200 पॉइंट्स ऊपर ही आपको दिखेंगे। नैस्डैक फ्यूचर्स पॉजिटिव टेरिटरी में है, उनकी जो 10 साल की यील्ड है उसमें कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं है, एकदम स्टेबल लेवल पर ट्रेड कर रही है। कच्चे तेल में आज ज़रूर भारी गिरावट है, 2-2.25% नीचे आया है। गोल्ड भी हल्की सी सुस्ती दिखा रहा है। बताएं सर, क्या करना चाहिए? देखिए, आज का जो कुछ भी एक्शन है भारतीय बाजारों में सिर्फ हमारे अपने ट्रिगर्स पर है, तो ग्लोबल संकेतों का वैसे तो कोई मतलब ही नहीं है, भले ही बाहर के बाजार मजबूत ही है, लेकिन हाँ एक कंफर्ट और एक सेटिस्फेक्शन है कि हाँ बाहर के ख़राब होते तो शायद और समस्या होती। तो डाउ फ्यूचर्स जो आपको 200 पॉइंट ऊपर सुबह से दिख रहा है वो गिरावट को लिमिटेड करेगा। देखिए नीचे की तरफ है ना, जैसे आप 14,500 के नीचे जाते हैं आपको खरीदारी आते हुए दिखती है, और जैसे 14,750 14,800 के ऊपर जाते हैं बिकवाली का दबाव बनना शुरू होता है। यही रेंज काफ़ी समय से चल रही है, तो आप इस रेंज के बीचों बीच में एक तरह से अगर आप ये मान लें नीचे 14,500 और ऊपर 14,800 850 तो 14,650 के आसपास बीचों बीच में आपको करना क्या है, इंतज़ार 14,725 14,775 की रेंज में आने दीजिए मार्केट को ऊपर की तरफ। वहाँ पर हल्की पोजीशन को या तो कम करेंगे, पोजीशन हल्की करेंगे, या फिर उस वक्त ग्लोबल मार्केट्स का सीनेरियो और कोरोना की हालत देखकर डिसाइड करेंगे कि अगर सुधार है तो बने रहना है थोड़ी और गेंस के लिए, नहीं तो 14,725 14,775 की रेंज में आपको तेजी की पोजीशन हल्की करनी है। 14,500 के नीचे जहां भी मिलेगा बढ़िया लेवल तो है 14,350 14,375 के आसपास, वहां मिलेगा तो वहां खरीदारी करने के सोचेंगे। तो 14,500 के नीचे खरीदारी करने का सोचना है, 14,800 के ऊपर बिकवाली करने का सोचना है, और अभी आपके पास जो भी पोजीशन है उसमें कुछ ना करें, बने रहें, चाहे लॉन्ग है चाहे शॉर्ट है, दोनों तरफ आप डिसिप्लिन के साथ बने रहें, ज़्यादा बढ़िया है। मार्केट दोनों तरफ के मौके देगा, तो सिंपल है। अगर आप फ्रेश ट्रेड लेने की सोच रहे हैं
तो खरीदारी के लिए नीचे का इंतजार करें, बिग वाली के लिए ऊपर का इंतजार। इस रेंज के बीचों बीच में अभी आपको कुछ नहीं करना, लेकिन हाँ एक चीज़ जो साफ दिख रही वो ये कि थोड़ी रिकवरी और आ सकती है। इस रिकवरी में एक बार 14,725 14,775 तक की जगह आज कल में बन सकती है। आज के आज तो क्या बनेगी, कल तक के लिए बन सकती है, उस पर आपको नज़र रखनी चाहिए। जी दीप। बिल्कुल, तो ऊपरी स्तरों पर थोड़ा आपको हल्के होने के आसार आते हुए दिखेंगे बाजार में। देखते हैं थोड़ा बाजार निचले स्तरों से रिकवर कर रहा है और कितना रिकवर करते हैं। ओके, और बैंक निफ्टी का मैं बताना रह गया, तो बैंक निफ्टी में दीप देखिए 33,000 के नीचे आए हैं। 33,000 के ऊपर बंद होना ज़रूरी है। अगर आज 33,000 के नीचे बंद होते हैं और स्पेशली 32,850 के नीचे तो समस्या ज़्यादा है, क्योंकि 32 अब तक मेरे ख्याल से 33,000 के नीचे की क्लोजिंग एक भी बार नहीं मिली है। 32,415 का लो जो हमने 25 मार्च को बनाया था, तब भी क्लोजिंग 33,006 पर हुई थी। तो आज मैं चाहता ही हूँ कि अगर क्लोजिंग 33,000 के ऊपर की मिले बैंक निफ्टी पर तो वो ज़्यादा ठीक होगा। निफ्टी पर तो खैर हम जो लोएस्ट क्लोजिंग उस दिन देखे थे 14,324 की, उसके काफ़ी ऊपर है, तो निफ्टी में तो अभी भी समस्या नहीं है, लेकिन बैंक निफ्टी में क्लोजिंग लेवल पर नीचे गिरने का खतरा है। तो बैंक निफ्टी के लिए ऊपर में 33,000 33,300 की रेंज ऐसी है जो रुकावट है, वहाँ पर आपको पोजीशन हल्की करनी चाहिए। और निफ्टी में ऊपर में 14,725 14,775, तो ये है स्पेशली 3:20 पर। आज देखते हैं बैंक निफ्टी का क्या हाल रहता है, उस हिसाब से आगे का डायरेक्शन तय करेंगे। जी दीप। क्लियर है सर, तो 3:20 के करीब देखते हैं, बट ये 33,000 का जो स्तर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा बैंक निफ्टी के लिए। आइए आगे एक्शन बढ़ाते हैं। कुछ अपडेट्स आ रहे हैं मैरिको की तरफ से। चौथी तिमाही खत्म हुई है, नतीजा अगले हफ्ते से आना शुरू होंगे। उससे पहले जो काफ़ी सारे अपडेट्स आते हैं कंपनीज की तरफ से, वहाँ पर आपको रखनी है नज़र। चौथी तिमाही में डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ का अनुमान कंपनी लगा रही है, यानी कि सेल्स काफ़ी अच्छी रही हैं इस पिछली तिमाही में, और कंपनी भी डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ का अनुमान लगा रही है, उम्मीद जता रही है इस समय। किरण जी जरा मैरिको के चार्ट्स देखें। जैसे ही अपडेट आया चार्ट में एक स्पाइक आया 2% ऊपर। वैसे एक लार्जली रेंज बाउंड ही रहता है ये काउंटर, पर कैसे देख रहे हैं इस समय जो मूव आ रही है मैरिको पर? दीप बहुत बड़ा स्पाइक आया है। 405 406 से लेके 416 के मूव रेट्स देखने को मिल रहे हैं कैश लेवल्स पे। मेरा मानना है कि जो बड़ा नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो 420 से लेके 425, ये 5 रुपए का जो जोन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सप्लाई जोन है। ये क्रॉस करना चाहिए ताकि एक बड़ा मूव देखने को मिलेगा। नहीं तो हमने देखा है पिछले 2-3 महीने में रेंज इसका 390 और 425, ये एक ब्रॉडर रेंज में ट्रेड करता नजर आ रहा है। बिल्कुल, तो अपसाइड रेजिस्टेंस एक बार काउंटर क्रॉस करता है, उसके बाद आपको अच्छी मूव आती हुई दिख सकती है मैरिको की तरफ से। पैराशूट और सफोला जो दो इनके बड़े प्रोडक्ट्स हैं, दोनों में ही अच्छी बिक्री हुई है और दोनों में ही बढ़िया वॉल्यूम ग्रोथ का अनुमान लगाया जा रहा है। तो देखते हैं फाइनली जब रिजल्ट आएंगे तो आएंगे, बट कंपनी की तरफ से एक बढ़िया अपडेट फिलहाल आते हुए दिख रहा है और स्टॉक भी इस अपडेट पर आपको रिएक्ट कर रहा है। कुछ और स्टॉक्स जहां पर अच्छा मूव आती हुई दिख रहा है, मैरिको तो ऑफकोर्स रिएक्ट कर रहा है, फोर्टिस हेल्थ जहां पर अभी सचिन जी ने बात करी थी, मैक्स हेल्थ केयर पर भी अच्छी खरीदारी आती हुई दिख रही है, वहां पर भी नजर रखिए। तो फार्मा हेल्थ केयर रिलेटेड स्टॉक्स में आज बढ़िया एक्शन बन रहा है। आइए चलते सुमित जी के पास एक सुपरहिट कॉल के लिए। बताइए सुमित जी। दीपांशु, आपने बिल्कुल सही कहा, आईटी और फार्मा इनके अंदर मोमेंटम बिल्डअप हो रहा है। तो अब डॉक्टर रेड्डी के बाद जो भी यहाँ पे नया काउंटर समझ में आ रहा है वो है सन फार्मा। सन फार्मा के अंदर क्या बढ़िया बात हुई है आज की, आज लोअर लेवल से एक शार्प रिकवरी देखने को मिल रही है और कल का हाई स्टॉक अभी ब्रेक करने आ चुका है। तो सन फार्मा के अंदर अब यहां से एक ऊपर का मूव देखने को मिलना चाहिए। सन फार्मा 609 610 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है स्पॉट लेवल के हिसाब से। सन फार्मा के अंदर यहां से एक तेजी देखने को मिलनी चाहिए, जिसमें ऊपर में इमीडिएट पहला टारगेट बनेगा 625 का और दूसरा टारगेट बनेगा 640 का। 625 और 640 ये दो टारगेट्स को ध्यान में रखते हुए सन फार्मा में यहाँ पे सीएमपी पे खरीदारी करें। नीचे में जो स्टॉक का चार्ट्स के ऊपर सपोर्ट दिखाई दे रहा है वो है 595 का, तो 595 का स्टॉप लॉस लगा के खरीदारी करनी है 625 और 640 के टारगेट्स के लिए। ऑप्शंस के जरिए भी यहाँ पे ट्रेड लिया जा सकता है। 610 वाला कॉल यहाँ पे 20 रुपए 50 पैसे सीएमपी पे खरीदारी करें, स्टॉप लॉस लगाए नीचे में 13 रुपए का, ऊपर में टारगेट बनेगा 28 रुपए से लेके 32 रुपए तक का। तो या तो 610 का कॉल खरीदारी करें 28 से 32 के टारगेट के लिए, या स्पॉट में खरीदारी करें जिसमें 612 का लेवल निकलते ही 625 से 640 तक के टारगेट इसी हफ्ते में फिर सन फार्मा में ऊपर की तरफ देखने को मिलने चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए राय सन फार्मा में खरीदारी करने के लिए आज से। अगला बिगुल है किरण जी के लिए, किरण का कमाल।
बताएं किरण जी। हाँ जी, कैश का काउंटर है और आईटी क्षेत्र से है। टाटा एलेक्सी, इसको बाय करने की सलाह है। इसने 1 फरवरी से हमने जो सारे टॉप्स है उसका फॉलिंग ट्रेंड लाइन इसने आज वॉयलेट की है। अच्छी तरह से ब्रेकआउट आया है, अच्छे खासे वॉल्यूम देखने को मिल रहे हैं और मुझे लगता है कि आपका स्टॉप लॉस 2770 का रखना चाहिए। और टारगेट्स के लिए मैं मानता हूं अगर हम एक हफ्ते का वक्त देते हैं तो 2950 से 3000 के टारगेट्स आपको देखने को मिल जाने चाहिए। ओके, 2820 के आसपास टाटा एलेक्सी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है और यहां पर आपके लिए खरीदारी करने की राय। कैश के स्टॉक्स में भी अब एक्शन भरपूर आता हुआ दिख रहा है। किरण जी के रडार पर 2770 का लगाएं आप स्टॉप लॉस और ऊपर के टारगेट 2950 से लेकर 3000 के आते हुए दिखेंगे। थोड़ी देर में आपके लिए नितिन जी भी कार्यक्रम में होंगे शामिल और देंगे आपको एक बेहतरीन स्ट्रेटेजी। तैयार हैं वो? आइए निफ्टी के निशानेबाज नितिन मुरार का। स्वागत है नितिन जी आपका। बताएं सर क्या करेंगे? जी बाउंस आया है और बाउंस पे हम 14,700 की पुट ऑप्शन लेंगे जिसका प्राइस 140 142 ऐसे प्राइस चल रहा है। तो 14,700 की पुट ऑप्शन लेंगे। ये एट द मनी पुट हो गई करीब करीब और इसका स्टॉप लॉस जो होगा वो 105 रुपए का स्टॉप लॉस होगा। 105 का स्टॉप लॉस होगा और टारगेट इसके होंगे 220 रुपए के। मतलब लग रहा है कि आज इंट्राडे में जो बाउंस होना था एक अच्छा बाउंस हमें मिल गया। डेटा सुबह से नेगेटिव बन रहा है तो बाउंस पे हम पुट ऑप्शन खरीद रहे हैं। 14,700 की पुट ऑप्शन है। स्टॉप लॉस 105 का, टारगेट 220 के। ओके, और निफ्टी के अलावा बैंक निफ्टी में भी कोई व्यू, कोई स्ट्रेटेजी सर? देखिए बैंक निफ्टी में भी व्यू नेगेटिव है बट कोई स्ट्रेटजी अभी नहीं ले रहा है। एक ही स्ट्रेटजी लेके चल रहे हैं केवल निफ्टी में। ओके, बैंक निफ्टी अभी वेट करेंगे। ओके, तो क्योंकि चलिए अभी जो बाउंस हुआ नहीं जी उसमें निफ्टी में बाउंस आया है, वेयर एज बैंक निफ्टी में बाउंस एकदम नहीं आया है। करेक्ट, वो इंडिकेट कर रहा है कि बैंक निफ्टी में बाउंस नहीं है, इसलिए राइट एंट्री लेवल नहीं है बट वो वीकनेस इंडिकेट कर रही है। ठीक बात है। तो ये है आपके लिए राय इस वक्त नितिन जी की तरफ से। करें खरीदारी लेकिन पुट में 14,700 का पुट खरीदे निफ्टी का। 140 से 142 के आसपास 105 का लगाइएगा स्टॉप लॉस और 220 का रखिएगा टारगेट। ये है आपके लिए राय इस वक्त आती हुई पुट खरीदने के लिहाज से। आइए एक और स्टॉक देने के लिए तैयार हैं सचिन जी बिगुल, उनके लिए BTS डबल टी का। बताएं सर। जी कैश स्टॉक्स में ही ध्यान देना है एंड जो स्टॉक मेरे वापस रेडार पे आया है इसे हमने SPL मिड कैप स्टॉक्स में भी रिसेंटली कवर किया था अराउंड 122 के लेवल के आसपास। स्टॉक का नाम है JSL हिसार। यहाँ पर मुझे लग रहा है जिस तरीके से वापस फ्रेश ब्रेकआउट्स आ रहे हैं मेटल इन पर्टिकुलर काउंटर्स में एंड जिस तरीके से इसकी एक ट्रेंड रही है लगभग अपने प्रीवियस डे स्विंग लो को कभी इसने वायलेट नहीं किया। तो मुझे लग रहा है यहाँ से 140 के बाद मोमेंटम काफ़ी स्ट्रांग होगा। सो 145 के टारगेट के लिए यहाँ पर अभी भी फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस ऐड करने चाहिए। स्टॉप लॉस आपको ट्रेडिंग के लिहाज से लगाना है अराउंड 127 के आसपास। ओके, तो ये है आपके लिए जिंदाल स्टेनलेस हिसार जहां पर आपको रखनी है नज़र इस समय। इस काउंटर पर सचिन जी की बाय कॉल आ रही है और मेटल स्टॉक्स में तो अच्छा एक्शन है ही। पर हम देख रहे हैं सुबह से एक और स्पेस जहां पर अच्छा एक्शन आपको आते हुए दिख रहा है, वो है सीमेंट काउंटर्स। और सीमेंट में स्पेशली ज्योग्राफिकली सीमेंट में काफ़ी मूवमेंट आपको दिखता है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। आइए जानते हैं सीमेंट में कुछ इंटरेस्टिंग ट्रेंड्स बनते हुए दिख रहे हैं सदर्न मार्केट में। क्या है ये ट्रेंड्स? मानसी बताने के लिए तैयार है। मानसी बताइए। बिल्कुल दीपांशु, प्राइस हाइक का ये ट्रेंड है जिसकी हम बात कर रहे हैं और खास तौर से ताजा खबर ये आ रही है कि दक्षिण भारत में सीमेंट कंपनियों के दाम जो हैं वो बढ़ते हुए दिखे हैं। 10 से 15 रुपए प्रति बोरी सीमेंट के दाम यहां पर बढ़ाए गए हैं। दक्षिण भारत में मार्च में 2% की बढ़ोतरी देखने को मिली थी सालाना आधार पर। वहीं तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक में मांग जो है वो भी बढ़ती हुई दिखी है। तो मांग तो बढ़ी रही है और उसके साथ प्राइजेस में भी इंक्रीज हम देख रहे हैं। ये प्राइस इंक्रीज या डिमांड में इंक्रीज की सबसे बड़ी वजह यह है कि हाउसिंग प्रोजेक्ट्स की तादाद जो एकाएक
बढ़ रही है, इससे काफी हद तक सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। ताजा चैनल चेक जब हमने देखा और मंथ ऑन मंथ और सालाना जब ट्रेंड समझने की कोशिश की तो पश्चिम बंगाल में मंथ ऑन मंथ बेसिस पर अगर बात करें 8% की बढ़त देखने को मिली, वहीं सालाना आधार पर 10% की तेजी दिखी है। पूर्वी भारत में 9% की बढ़त महीने में ही देखने को मिली है, वहीं 10% की बढ़त सालाना आधार पर देखने को मिली है। ठीक इन्हीं तरह दक्षिण भारत में 2% की बढ़त हमने देखी है मंथ ऑन मंथ बेसिस। उत्तर जी बिल्कुल। और इस बीच एक बड़ी खबर जो आपके सामने आती हुई दिख रही वो है महाराष्ट्र को लेकर, और महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख इस्तीफा देने जा रहे हैं। वो मुख्यमंत्री से मिलने जा रहे हैं और वो अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री को सौंपेंगे। आज ही आपने देखा था कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक कड़ी टिप्पणी की और उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई जांच होनी चाहिए और सीबीआई को 15 दिनों के भीतर प्रारंभिक रिपोर्ट हाईकोर्ट को देनी चाहिए कि इस जांच में उन्हें क्या कुछ मिला है। मुंबई के पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस तरह का ऑब्जर्वेशन दिया, इस तरह के आदेश दिए। उसके बाद अब महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख इस्तीफा दे रहे हैं, दे चुके हैं ये मान लीजिए। अब औपचारिकता है, वो इस्तीफा देने के लिए मुख्यमंत्री के पास जा रहे हैं। तो महाराष्ट्र की राजनीति में बड़े बदलाव, बड़ा घटनाक्रम होता हुआ दिखा है और गृह मंत्री अनिल देशमुख का इस्तीफा अब आपके सामने आता हुआ दिखा है। तो इस वक्त ये बड़ी खबर है जो आपके सामने आती हुई दिख रही। तो महाराष्ट्र को लेकर ये बड़ी खबर, महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख का इस्तीफा होता हुआ दिख रहा है। लग ही रहा था और बॉम्बे हाईकोर्ट के कड़े आदेश के बाद ये इस्तीफा महाराष्ट्र के गृह मंत्री की तरफ से आता हुआ दिखा है। ये है इस वक्त का बड़ा डेवलपमेंट जो होता हुआ दिख रहा है। मानसी हमारे साथ है। मानसी, आप सीमेंट शेयरों पर अपनी रिसर्च रख रही थी, चूंकि बड़ी ब्रेकिंग खबर आई तो आपको बीच में रोकना पड़ा। बात पूरी करें आप अपनी। थैंक यू सर। सर बेसिकली मैं ये कहना चाह रही थी कि मंथ ऑन मंथ बेसिस पर जो सीमेंट की कीमतों में बढ़त है वो ज्यादा देखने को मिल रही है सालाना आधार के मुकाबले। अगर हम देखें तो सीधे तौर पर इसका ये मतलब लगाया जा सकता है कि मंथ ऑन मंथ बेसिस पर सीमेंट की प्राइस का ट्रेंड जो है वो बेहतरीन सुधार देख रहा है और आने वाले दिनों में भी कीमतों में बढ़त देखने को मिल सकती है, जिसके चलते सीमेंट के सारे दिग्गज शेयरों पर फोकस किया जाना चाहिए। तो सीमेंट शेयरों में एक्शन, तेजी, मजबूती इसी वजह से होती दिख रही है। दाम बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं एक बार फिर से। किसी के भी लो, आयरन ओर से लेकर स्टील से लेकर सीमेंट, हर एक प्रोडक्ट के, हर एक कमोडिटी के दाम मजबूती से बढ़ रहे हैं। चाहे फिर केमिकल्स हो, केमिकल्स का लिंक आपने सुबह किया था, है ना। हर एक जगह दाम बढ़ने के संकेत और खबरें आती दिख रही है। आइए, दाम बढ़ रहे हैं उन ढेर सारे शेयरों के जो हमारे एक्सपर्ट की रिकमेंडेशन लिस्ट में। ऐसा ही एक बेहतरीन शेयर आपके लिए आने की तैयारी में है कुणाल जी और राकेश जी की तरफ से। कल का काम आज ही, पिक ऑफ द डे का बिगुल एक्सक्लूसिवली कुणाल जी, राकेश जी के लिए। बताएं सर। अनिल जी, हमारा ब्रेक ऑफ द डे है कोफोर्ज। अनिल जी, नीट क्लीन क्लियर ब्रेकआउट है और आईटी में वन ऑफ द फाइनेस्ट ब्रेकआउट ये स्टॉक दिखा रहा है, तो इसमें खरीदारी की राय है। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी देखिए, एक बहुत ज़बरदस्त पैटर्न बना है जिसको कप विद हैंडल पैटर्न कहते हैं। पहले एक बड़ा शानदार कप बना, काफ़ी वक्त लगा, उसके बाद हैंडल और अब उसका ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। तो कोफोर्ज खरीद करके चलना है। आईटी सेक्टर आज परफॉर्म कर रहा है और आने वाले दिनों में भी करेगा, तो कोफोर्ज में खरीदारी करें। यहाँ पर एक स्टॉप लॉस रख लें 3010 पर। 3010 के स्टॉप लॉस से कोफोर्ज में खरीदारी करनी है। 3200 का पहला टारगेट होगा 3200 का और दूसरा टारगेट 3260 रुपए का। तो कोफोर्ज में खरीदारी करें 3200 3260 के टारगेट से। तो का पहला कुणाल जी 150 रुपए ऊपर, बीच में कुछ नहीं। कुणाल जी, बड़े बड़े टारगेट सुन पा रहे हैं आप मुझे? अच्छा, लगता है कुणाल जी तक आवाज़ नहीं आ रही। कुणाल जी को लग रहा होगा इतना बड़े टारगेट दे मेरा काम हो गया, अब मैं थोड़ी देर आराम करूं। तो कोफोर्ज कुणाल जी और राकेश जी की तरफ से रिकमेंडेशन लिस्ट में आता हुआ 3200 और 3260 के बड़े टारगेट के लिए खरीदारी करने की राय कुणाल जी और राकेश जी की तरफ से। 3060 का लगाएं आप स्टॉप लॉस।
नो सॉरी 3010 का लगाएं स्टॉप लॉस, 3060 के आसपास खरीदारी करने की राय। फ्यूचर्स के लिए ये है आपके लिए बेहतरीन स्टॉक जहां पर आपको करना है फोकस। तगड़ा एक्शन यहां पर होता हुआ दिख रहा है इस वक्त बाजार में। स्टॉक स्पेसिफिक आप देखेंगे तो कई सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो बेहद 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 मजबूती के साथ कारोबार भी करते हुए दिख रहे हैं। वहाँ पर कहीं दूर दूर तक कमजोरी के संकेत हैं नहीं। मजबूती वाले शेयर भी ज़बरदस्त हैं। ऐसा ही मजबूती वाला शेयर एक और है सेल, पता नहीं आज बैंड से बाहर निकलेगा या नहीं, लेकिन 5% मजबूत तो हो ही चुका है अच्छी खबरों के दम पर भी। IRCTC ये है एक और स्टॉक जहां पर एक्शन भरपूर है। ट्रेन्स बंद हैं और आज तो वो अहमदाबाद और मुंबई के बीच में चलने वाली तेजस ट्रेन वो भी बंद हुई। हाँ, लेकिन उसके बावजूद ब्रोकरेज हाउसेस का भरोसा बरकरार है IRCTC पर। क्यों और क्या है टारगेट्स, वरुण बताइए। डेफिनेटली अनिल जी, जो टारगेट है वो 2100-2200 से करीब 2650 के आसपास के टारगेट्स जो है IRCTC के हैं, और ब्रोकरेज हाउस के जो टारगेट है वो अभी भी बरकरार है लॉकडाउन होने के बावजूद। अभी देखिए काफ़ी सारे कारण हैं जिसके वजह से टारगेट जो बरकरार रखे गए हैं। सबसे पहले टारगेट बता देता हूँ, IIFL का 2174, प्रभुदास लीलाधर 2179 और दौलत कैपिटल का 2650 रुपये का प्राइस टारगेट है। 2650 सुपर बुलिश है, इतना बड़ा टारगेट है। तो डेफिनेटली ज़्यादातर ब्रोकरेज हाउस कह रही है कि इस कंपनी का जो कामकाज है उसमें लगातार सुधार देखने मिला। नए नए वर्टिकल्स में कंपनी जा रही है, उसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। और कोविड के बाद भी जो ऑनलाइन टिकटिंग है उसमें सबसे कम असर देखने मिला है, ये एक सबसे अच्छी बात है। फिलहाल रेलवे की टिकटिंग जो है इसमें इस कंपनी का करीब 93% के आसपास का ओवरऑल पोर्टफोलियो जो मार्केट शेयर है वो है, और FY20 में ये करीब 73% रहता था। तो वहाँ से लगातार जो मार्केट शेयर है वो ये कंपनी बढ़ा रही है। कंपनी ने, आपको पता होगा, एक नई सेवा शुरू की है। अगर आप टिकट बुकिंग कराने जाएंगे तो पहले होता था स्लीपर, सेकंड AC, थर्ड AC, फर्स्ट AC, अब एक 2S करके भी आता है। तो बेसिकली जो अनरिजर्व्ड कोच रहते थे उसके लिए 2S क्लास में बदला गया है और उसकी भी बुकिंग ये करते हैं। उसमें क्या होता है? वो 2S 2 सीटर, सिर्फ बैठ के जाना है आपको, तो 2S उसमें भी रिजर्वेशन तो वो शुरू किया है। तो उसका भी जो फायदा है वो इस कंपनी को मिलने वाला है। करीब 30% के आसपास की बुकिंग जो हो रही है आजकल वो 2S की हो रही है। एक आइडिया दूं, अगर टारगेट और बढ़ाना हो तो बोलिए। थोड़े टाइम बाद जो हालत है खड़े रहने का भी बुकिंग खड़े रहने की, हैंडल पकड़ के जो खड़े रहते हैं लोकल ट्रेन में, वैसे ही आउट स्टेशन ट्रेन में भी वो भी करवा दिए, रेवेन्यू बढ़ जाएगा। अलग अलग फंडे निकाल रही है। गजब है। तो मतलब अनरिजर्व के लिए भी रिजर्व वाली बुकिंग, हाँ वो बुकिंग भी करा रहे हैं। तो उसके अलावा अनिल जी जो पानी ये देते थे IRCTC का पानी, अगर आप ट्रेन में जाएंगे तो मिलता है प्लास्टिक के पाउच में मिलते हैं। तो फिलहाल ये करीब 40% के आसपास का कुछ टाइम पहले तक जो ओवरऑल जो डिमांड थी उसको कैटर करते थे। जिस तरह से अपनी कैपेसिटी बढ़ा रहे पानी की, आगे चल के 85% जो डिमांड है पानी की पूरे रेलवे में वो ये कैटर करने वाले हैं। और पानी का कारोबार बहुत बड़ा है रेलवे में। बाहर वाले को किसी को एंट्री नहीं मिलेगी ही नहीं, सोचिए। तो सिर्फ ये मोनोपोली बिजनेस होगा, मतलब टिकट में आपकी मोनोपोली, अब जो वहाँ पे पानी बिकेगा उसमें भी आपकी मोनोपोली होने वाली है। और जो होटल्स, एयरलाइंस, टैक्सीज, इन सब में तो जा ही रहे हैं। शिपिंग, आगे कहा था उन्होंने। रश्मि हसीजा नाम था ना मैडम का, जिनसे हमने मुलाकात की थी, फरवरी में MD बनी थी, और उन्होंने बड़े बड़े प्लान्स बताए। अच्छा, रेड वो बस टिकटिंग में भी ये गए, बड़ा इंटरेस्टिंग है। IRCTC, बंसल जी दीजिए अपनी राय। अनिल जी बेहतरीन, अनिल जी स्टॉक है, अच्छी रैली दी है, और हमने अनिल जी स्टॉक को रिकमेंड भी किया हुआ है। तो जिनके पास है वो क्लियरली होल्ड करें। एज ऑफ नाउ थोड़ी सी करेक्शन देखने को मिली है, बट नीचे में आज भी 1677 के अराउंड के लोज हैं। 1672 एक अच्छा बेस है। तो गिरावट में अगर दोबारा से 1680 1690 के प्राइस मिलते हैं तो 1670 के स्टॉप लॉस के साथ IRCTC में खरीदारी की राय होगी। ओके, तो IRCTC पर खरीदारी की राय है। थोड़ा और एक्शन इस काउंटर पर आते हुए दिख सकता है। नजर रखते हैं इस काउंटर पर। वैसे तो काफ़ी अच्छी मूव दिखाता है, पर गिरावट के साथ अब रिकवरी भी आ रही है। आइए, एक कॉल तैयार है आशु जी की तरफ से, बिगुल स्विंग के सुल्तान आशु मदान के लिए। बताएं आशु सर। दीपांशु एक्चुअली कॉल नहीं थी, मैं अनिल जी से ये डिस्कस करना चाहता था कि हमने पिछले 15 दिन में शायद 2 या 3 बार ये बात की कि इस बार जितने भी सेल ऑफ आ रहे हैं, चाहे वो एक्सपायरी वाला आया हो, आज वाला आया हो, या जो पिछले भी एक बार बीच में आया था,
उसमें भारतीय बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं कर रहा और वो जो 520 का 25 का जो एक सपोर्ट है वो वहाँ पे खड़ा हुआ है। तो आपको अनिल जी स्क्रीन बार बार कुछ कहने की कोशिश कर रही है, तो इस लेवल पे मुझे स्ट्रेंथ नज़र आ रही है। तो बट ये स्क्रीन जो दिखा रही है ये चार्ट्स में कब दिखेंगे, इसका कंफर्मेशन कुणाल जी से मैं लेना चाहूँगा कि वो कब इसकी कंफर्मेशन देंगे कि अब ये अपमूव के लिए तैयार है। आज भी देखिए अनिल जी सारे स्टॉक 4 से 5% डाउन है, वो ऊपर मतलब एक डिप आया था, उसके बाद फिर वो पॉजिटिव आके खड़ा हो गया है। तो अनिल जी जो स्क्रीन स्ट्रेंथ दिखा रही है उसका कोई ना कोई कारण है जो 15 दिन में 2-3 बार दिखा है, लेकिन एट द सेम टाइम जितनी वो स्ट्रेंथ दिखा रही है जो ब्रेकआउट निकलना चाहिए वो भी नहीं हो रहा। तो इसका कब कंफर्मेशन आएगा, किस लेवल से आएगा अनिल जी? तो कुणाल जी की लिमिटेड इंटरवेंशन। ओवर टू यू कुणाल जी। अनिल जी देखिए, सबसे पहले तो चार्ट देखकर अनिल जी मुझे भी ऐसा आभास हो रहा है कि भारतीय एयरटेल में कुछ ना कुछ पक रहा है अनिल जी। और जैसे ही ब्रेकआउट आएगा तो अनिल जी सबसे पहले जी बिजनेस पे पता लगेगा, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। चार्ट पर अनिल जी 540 का स्तर है जिसको बहुत क्लोजली मैं और राकेश जी दोनों वॉच कर रहे हैं। 540 के ऊपर ब्रेकआउट होगा तो भारतीय में एक दमदार आपको मूव आते हुए दिखेगा। सबसे पहले इत्तला आशु जी को मिलेगी। ओके, बिल्कुल जैसे आएगा आपको बता दिया जाएगा। ओवर टू यू आधे कुणाल जी, आई मीन बंसल जी। देखिए अनिल जी, हकीकत है अनिल जी भारतीय एयरटेल अच्छा लग रहा है काफी। और अनिल जी कुणाल जी की 2-3 बार अर्जी आ चुकी है तो उनको मैंने यही बोला आशु जी ऑन एयर हैं, और अगर ऑन एयर नहीं भी हो, गलती से भारतीय गिर गया कॉल देने के बाद, वो सारा ब्लेम हमारे पे डाल देंगे, इसलिए हम अवॉइड कर रहे हैं। बट टेक्निकली बॉटमिंग के संकेत हैं और जिस तरीके का स्टॉक है इसको ब्रेकआउट से पहले लेना चाहिए। बट आशु जी के प्यार मोहब्बत के कारण इसको हम नहीं ले रहे अनिल जी ब्रेकआउट से पहले। लो आशु जी, बिल्कुल सब कुछ अब जवाब आपको सही मिला। कुणाल जी तो डर डर के दे रहे थे जवाब, बंसल जी लेना चाहते लेकिन आपके डर से ले रहे। अगर आशु जी का आशीर्वाद पूरा आपको मिले और तो फिर आप तैयार है अभी खरीदने के लिए इसको? हाँ बंसल जी। नहीं अनिल जी देखिए, आशु जी का कोई अनिल जी डर नहीं है, प्यार मोहब्बत अनिल जी ज्यादा होता है ना, ज्यादा प्यार ज्यादा पोसेसिवनेस अनिल जी वो भी हानिकारक होती है। तो अनिल जी बस उसी प्यार के कारण हम इसको नहीं ले रहे हैं। अनिल जी वो तो छोटे भाई की तरह प्यार करते हैं हमें। चलिए बढ़िया है। भारतीय एयरटेल बेस बनाकर बॉटम बनाकर ऊपर जाने के लिए हो रहा है तैयार। बस थोड़ा सा बाजार का मूड माहौल ठीक हो जाए तो तेजी के लिए तैयार है। तो बिल्कुल सही वक्त पर ऑब्जर्व किया है, ये एकदम आपको साफ नज़र आ रहा है भारतीय एयरटेल में। इस पर रखिएगा नज़र आगे के लिए। ओके, नज़र रखिए। और 3 बजने वाले हैं, थोड़ी देर में आपके लिए बैन से बेनिफिट भी आएगा। देखते कोई स्टॉक ऐसा है जो बैन में आने जाने को तैयार है। और साथ ही सेल जो 6% बढ़ा है, जहां थोड़ा बहुत ओपन इंटरेस्ट घटा जरूर है, लेकिन क्या ये बैन से बाहर निकलेगा भी? तो आशीष तैयार है हमारे साथ बताने के लिए बैन से बेनिफिट। आशीष बताइए क्या है अपडेट? अनिल जी अपडेट तो ये है कि कोई भी अपडेट नहीं है। सेल बैन में है, बैन में बना रहेगा, काफी दिनों तक रहेगा, क्योंकि अभी भी अगर आप मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट देखें तो ऑलमोस्ट 91% है। निकलने की फिलहाल तो संभावना नजर नहीं है। और कोई भी स्टॉक ऐसा नहीं है कि जिसकी मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट 85% के भी ऊपर हो, तो संभावना फ्रेश एंट्री की किसी है नहीं। और सेल तो अभी काफी दिन तक बना ही रहेगा। ओके, तो सेल बना रहेगा और कोई एंट्री की संभावना है नहीं, तो बस एक ही है और वह अकेला रहेगा। लेकिन एक स्टॉक है जिसका आज शुरुआत में भी जिक्र किया और अभी भी वापस करना बनता है, BEL। विश्वेश जी का बहुत ही दमदार कॉल था। BEL 136 के टारगेट के लिए सुबह 127.50 पर उन्होंने रिकमेंड किया है, 131.50 132 तक पहुंचा है स्टॉक। बहुत ज़बरदस्त इस कमज़ोर बाजार में भी प्रदर्शन करता हुआ। दूसरा HCL टेक, जो सुमित जी ने भी रिकमेंड किया था और मेरे ख्याल से सिमी जी ने भी किया था। ये स्टॉक भी तगड़ा प्रदर्शन करता हुआ 1040 के आसपास। इस स्टॉक में भी ज़बरदस्त एक्शन हुआ। 1014 पर रिकमेंड किया था सुमित जी ने, 1040 के आसपास के टारगेट यहाँ पर भी पहले टारगेट को पहुँच भी चुका है, उसके पार भी निकला। तो 2 स्टॉक बड़े कमाल करते हुए दिख रहे हैं आज के सेशन में। इंटरेस्टिंगली आज शॉर्ट कॉल्स का अभाव है स्टॉक में, तो मेरे ख्याल से एक भी शॉर्ट कॉल नहीं आया, एक्सेप्ट वागले साहब ने सुबह एक LIC दिया था। इसके अलावा कहीं शॉर्ट कॉल आए नहीं। बैंक्स में कुछ कमजोरी है, उन्हीं में से एक को मैं पूछना चाहता हूं सुमित जी आपको। कैनरा बैंक 6% नीचे, अब अगला सपोर्ट इसके लिए कहां पर है? ये जी कैनरा बैंक का जो सपोर्ट दिखाई दे रहा है चार्ट्स के ऊपर, वो 140-142 के पास है। अगर 140-142 के लेवल टूटते हैं तब तो एक अच्छा खासा करेक्शन कैनरा बैंक में देखने को मिलेगा। सपोर्ट्स नहीं टूटे तो फिर वापस से यूटर्न देखने को मिलेगा
और ऊपर में 155 का रेजिस्टेंस है, यानी 140 से 155 की रेंज मान के चले। इधर साइड ब्रेकआउट 15 से 20 रुपए का मूव देखने को मिलेगा। फिलहाल वेट एंड वॉच करें, ऑब्जर्व करें किस तरफ यह मूव दिखाता है। अच्छा, एक चीज और आशु जी, आप है ना, आपके विचारों से ज्यादा मिलते जुलते जो मुझे लगते हैं ना, वो कुणाल जी और राकेश जी नहीं है। आपका ऑब्जर्वेशन थोड़ा सा चेंज करो, अब मेरे बोलने के हिसाब से थोड़ा आगे ऑब्जर्वेशन करके देखो। मुझे लगता है, अच्छा आपके विचार, अच्छा इनके अलावा सबसे नजदीक कौन है बताइए, आप जरा आप बताइए आशु जी। अनिल जी, इनके अलावा नहीं, ये मैं जेन्युइनली कह रहा हूँ कि आजकल जो मेरे विचार ज्यादातर जो मैं देखता हूँ कि मेरे जो मन की कॉल्स होती है ना, सुमित बहुत ज्यादा देता है। हाँ, तो अब आपको बताऊं, मैंने भी अभी अभी देखा है। मैं सोचा था किसी ने तो सुबह भारती एयरटेल रिकमेंड किया था। भारती एयरटेल सुबह सुमित जी की पिक थी, 525 पर उन्होंने खरीदारी करने की राय दी थी, 514 का स्टॉप लॉस, 536 और 545। अब आप चाहे तो आशु जी इनको दिल से धन्यवाद दे दें, आशीर्वाद दे दें, जो आप देना चाहें। दोनों अनिल जी, दोनों। चलिए, तो सुमित जी आपका स्टॉक कमाल कर रहा है, कमजोर बाजार में भी ऊपर है, मजबूत है। कोई स्टॉप लॉस टारगेट रिवाइज करेंगे भारतीय एयरटेल में सर? नहीं अनिल जी, अभी होल्ड करें। अभी भारतीय एयरटेल यहां से और ऊपर का मूव दिखाएगा। आज पूरे मार्केट्स की गिरावट के अंदर भारतीय एयरटेल एकदम होल्ड करके रख रहा है, तो जैसे ही थोड़ा सा भी रिकवरी आएगा भारतीय एयरटेल में और यहां से, तो एक शार्प अपसाइड मूव देखने को मिलेगा। 540 550 जल्दी भारतीय एयरटेल में देखने को मिलने चाहिए। इंटेक रखे पोजीशन फिलहाल। ओके, तो विचार मिलते हुए, और भारतीय एयरटेल है वो काउंटर जो फोकस में आते हुए दिख रहा है। नजर रखिए इस काउंटर पर, जबरदस्त तेजी बन रही है। अदानी टोटल गैस, सुबह बंसल जी से हम बात कर रहे थे, 10% ऊपर है ये काउंटर इस समय। खरीदारी, अच्छी खरीदारी वहां पर भी आपको आती हुई दिख रही है। बट एक बार फिर से मिड कैप आईटी पर ही एक्शन है। सोनाटा सॉफ्टवेयर पर देखिए, केपीआईटी टेक पर देखिए, बढ़िया खरीदारी इस समय आती हुई आपको दिखेगी। तो ये मूव्स आ रही हैं। थोड़ी देर पहले हम हेल्थ केयर फार्मा स्टॉक्स की बात कर रहे थे। सचिन जी, मेट्रोपोलिस आपने पहले भी यहाँ पर अच्छी मूव पकड़ी थी। पिछले हफ्ते थोड़ा करेक्शन आया जब महाराष्ट्र में कोरोना टेस्ट के प्राइजेस गिरे थे, पर फिर से आज एक्शन में आ रहे हैं। बाकी डायग्नोस्टिक स्टॉक्स और मेट्रोपोलिस, क्या राय देंगे इस पर? दीपांशु, इनफैक्ट खरीदारी करने की सलाह होगी यहाँ पर। जिस तरीके से इसका भी सीक्वेंस है, लगभग 2160 के आसपास मुझे लग रहा है एक फ्रेश स्टॉप लॉस बन सकता है। एंड जिस तरीके से रोटेशंस हो रहे हैं, मुझे लग रहा है 2400 के आसपास के स्विंग्स बनने की यहाँ पर तैयारी हुई है। सो डेफिनेटली यहाँ पर भी खरीदारी करने की ही सलाह होगी 2160 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, तो नज़र रखिए, ये है राय आपके लिए जहाँ तक मेट्रोपोलिस का सवाल है। फिर से अच्छी मूव ये काउंटर आपको ट्रेड में दिखा रहा है और अच्छी तेज़ी पकड़ते हुए भी दिख रहा है। कुछ और स्टॉक्स जहाँ पर थोड़े स्ट्रेंथ के आसार आपको आते हुए दिखेंगे इस समय। आईटी के अलावा बीईएल एक काउंटर है जहाँ पर अच्छी तेज़ी रही है, और ब्रिटानिया जिस पर हमने सुबह भी बात करी थी, यहाँ पर भी एक अच्छी मूव फिलहाल आती हुई दिख रही है। देखते हैं ये आगे जाकर सस्टेन करती है कि नहीं। पर अदानी एंटरप्राइजेस पर अभी अभी एक मूव आई है। किरण जी, अदानी एंटरप्राइजेस को देखिए, सुबह पॉजिटिव था, फिर थोड़ा करेक्ट हुआ, अब वापस एक्शन में आते हुए दिख रहा है। यहाँ पर कोई बीटीएसटी ट्रेड दिखता है? अदानी एंटरप्राइजेस वैसे भी एक अच्छे ट्रेंड में देखने को मिल रहा है, पर अदानी ग्रुप में ही अभी मेरा एक नजर पड़ी थी अदानी पोर्ट्स पे। मुझे लगता है कि उधर बहुत अच्छी हरकत देखने को मिल रही है। दोनों में कंपेयर किया जाए तो अदानी एंटरप्राइजेस पहले से ही चल चुका है, अदानी पोर्ट्स अभी अभी फॉलिंग ट्रेंड लाइन पे कगार पे खड़ा है। अगर ये कैश मार्केट में 745 के ऊपर के ट्रेड चालू कर देगा तो फिर मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी मूव देखने को मिलेगी। कल परसों में हम अदानी पोर्ट्स लगभग 775 780 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो अदानी पोर्ट्स पे ध्यान होना चाहिए, और लेवल है 745 का। ओके, तो 745 के लेवल्स के लिए अदानी पोर्ट्स पर रखिए नजर। पर एक बार फिर से अदानी ग्रुप स्टॉक्स आपको अच्छे एक्शन में दिखेंगे। अदानी पोर्ट्स, अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी ट्रांसमिशन, अदानी टोटल गैस, इन सभी स्टॉक्स पर आपको अच्छी तेजी के मूव्स आते हुए दिख रहे हैं। सिंजीन पर भी आज एक मूव आया है, उतना पॉजिटिव नहीं है। पर कुणाल जी, जिस तरह से फार्मा स्टॉक्स और स्पेशली ब्रॉडर मार्केट के कुछ फार्मा स्टॉक्स का पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, सिंजीन लंबे समय से कुछ नहीं किया है, क्या यहाँ पर एक मूव आती हुई दिखती है?
देखिए, एक लंबी अंडर परफॉर्मेंस के बाद दीपांशु एक पुल बैक का आना लाजमी है और वही पुल बैक आता हुआ आपको दिख रहा है। देखिए, मुझे इससे बेहतर खरीद के अवसर दिखाई पड़ रहे हैं फार्मा स्पेस में, तो थोड़ा वेट एंड वॉच करेंगे। एक बार ये स्टॉक अगर 580 के लेवल्स को निकाल जाता है, ब्रेकआउट देता है, तब इसको जरूर कंसिडर कर सकते हैं। फिलहाल मुझे लगता है वेट एंड वॉच करें और बेहतर विकल्प है उनको तलाश। ओके, तो फिलहाल वेट एंड वॉच करना बेटर रहेगा, बट कुछ ऑप्शंस बाजार में बनते हुए दिख रहे हैं जहां पर आप रखें नजर। मिड कैप आईटी की मैं बात कर रहा था, बिरला सॉफ्ट, सुमित जी इस पर नजर डालें। अभी अभी एक स्पाइक आया है, बिरला सॉफ्ट पर क्या चल रहा है सर? बिल्कुल आपने सही कहा, अभी अभी जस्ट मोमेंटम बिल्डअप हो रहा है। वैसे भी स्टॉक का स्ट्रक्चर मजबूत ही है और आईटी स्पेस के सारे स्टॉक्स एक एक करके अपसाइड मूव दिखा रहे हैं। तो बी सॉफ्ट के अंदर भी यहाँ से एक अच्छा अपसाइड मूव ऊपर की तरफ देखने को मिलना चाहिए, जिसके अंदर 285 और 300 ये लेवल जल्दी देखने को मिल सकते हैं। पोजीशंस होल्ड करें, नीचे में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करें जिन्होंने लोअर लेवल से बाय किया हुआ है। 256 258 के आसपास, 285 से 300 के लेवल जल्दी देखने को मिलने चाहिए। ओके, तो 285 से 300 के लेवल्स के लिए बिरला सॉफ्ट पर आपको रखनी है नज़र। जिस तरह से लगातार ये स्टॉक आपको एक्शन में आते हुए दिख रहा है इस समय। फिर जो आज ब्रेकडाउन्स आए हैं कुछ काउंटर्स के, उसके बारे में भी एक बार चर्चा कर लेते हैं। जिस तरह से कमजोरी बनी है आरबीएल बैंक पर, आज जो कमजोरी है उस पर क्या करना चाहिए? किरण जी जरा देखें आरबीएल बैंक के चार्ट्स, क्या ये 200 भी तोड़ सकता है जिस तरह से आज गिरा है, या फिर अब सपोर्ट के करीब आ रहा है? मुझे लगता है थोड़ा सा बैंकिंग स्टॉक्स में कोई अच्छा व्यू नहीं बन रहा है और थोड़ा सा वीकनेस ही देखने को मिल रहा है। पर आज के लोज अगर वॉयलेट कर देता है तो फिर मुझे लगता है कि 195 190 के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो 195 190 तक के लेवल्स के लिए आप नज़र रखिए इस काउंटर पर, जिस तरह से गिरावट आई है। बंसल जी, बीएचईएल पर क्या करना चाहिए? पिछले हफ्ते थोड़ा अच्छा बाउंस बैक था, आज फिर से फिसला है। लास्ट टाइम 48 के करीब सपोर्ट लिया था, अभी भी उसके पास ही है। क्या वापस रिबाउंड के लिए तैयार हो रहा है बीएचईएल? क्या 48 पर सपोर्ट लेगा? देखिए दीपांशु, पिछले हफ्ते उछला था, एक ब्रेकआउट दिया था और पिछली बार का सपोर्ट भी 48 था। आज का लो 48.40 है, 48 के लेवल्स अभी भी होल्ड कर रहा है। तो जिन्होंने ले रखा है 48 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें। 48 रुपीज का स्टॉप लॉस अभी भी इंटैक्ट है। 48 के लेवल्स टूटेंगे तब यहाँ पर शॉर्ट सेलिंग की राय होगी। ओके, तो 48 के करीब है, वहाँ से थोड़ा सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। देखते हैं किस तरह का एक्शन आपको दिखाता है। पर बीएचईएल यहाँ पर रखनी है नज़र। बीईएल ऑफ कोर्स यहाँ पर तो दूसरी ट्रेजेक्टरी रही है, सुबह से ही काफ़ी पॉजिटिव ट्रैक्शन ये दिखा रहा है। जेएसपीएल एक और मेटल स्टॉक जहाँ पर अच्छी मूव्स आती हुई दिख रही हैं। सुबह से हम देख रहे हैं जिंदल स्टेनलेस हिसार पर तो अभी सचिन जी ने आपको राय दी है, पर जेएसपीएल भी पिछले कुछ दिनों से आपको बाकी मेटल स्टॉक्स की तरह अच्छी मूव दिखा रहा है। चार्ट कॉर्नर का भी पिक था, हमने देखा भी था, अच्छी मूव आई थी। हिमांशु जी भी पिछले हफ्ते इस पर बात करके गए हैं और सेठी साहब को भी ये काउंटर पसंद आते हुए दिखा था। बंसल जी, जेएसपीएल पर क्या करें? आज डेज हाई पर है, यहां से और पॉजिटिव मूवमेंट देखते हैं। देखिए दीपांशु, बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर है, जैसे आपने बोला डेज हाइस पर है, एक क्लियर ब्रेकआउट है। नई खरीदारी की राय नहीं है, बट जिसने ले रखा है दीपांशु होल्ड करें। मार्केट की करेक्शन में अगर 373 374 के अराउंड मिलता है तो बेहतरीन स्तर होंगे, उन स्तरों पर नई खरीदारी की राय होगी। ओके, तो ये है आपके लिए जेएसपीएल पर राय। किरण जी, आज एक बड़ा ब्रेकडाउन हुआ है गैस डिस्ट्रीब्यूशन स्टॉक्स, दोनों आईजीएल एमजीएल दोनों ही इस समय प्रेशर में आते हुए दिख रहे हैं। क्या करना चाहिए एमजीएल पर? सर 1155 के लेवल्स पर आया है इस समय। पहले एमजीएल पे अगर देखा जाए तो थोड़ा सा वीकनेस देखने को मिल रहा है, पर अगर मीडियम टर्म चार्ट देखते तो 1100 पे बहुत अच्छा सपोर्ट है। तो इन लेवल्स पे शॉर्ट करने की सलाह नहीं, पर वीकनेस बिल्कुल है। इसमें अगर मूव आनी है तो इसको 1170 की लेवल क्रॉस करना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो उसके ऊपर की बात करें, जहाँ पे आईजीएल की बात है, आईजीएल में भी मुझे लगता है कि सपोर्ट जोन बहुत नजदीक है, तो अभी के लिए अवॉइड रहना चाहिए और मैं कोई पोजीशन नहीं लेना चाहिए आईजीएल में। ओके, तो फिलहाल कोई पोजीशन नहीं लेनी चाहिए। जहां तक सवाल है आपके लिए आईजीएल एमजीएल पर, थोड़ी वीकनेस इस समय ज़्यादा बढ़ती हुई दिख रही है। एक स्टॉक जहां पर ब्रेकआउट आ रहा है इस समय और अच्छी मूव आ रही है, 4.5% ऊपर, डेज हाई पर है, रोजारी बायोटेक। सुमित जी जरा इसकी चार्ट देखें, क्या चल रहा है? ऑलमोस्ट 5% ऊपर है, पिछले साल लिस्ट हुई थी कंपनी, आज दमदार एक्शन में है।
ब्रेकआउट है दीपांशु रोजारी के अंदर पोजीशंस होल्ड करके चले। स्टॉक के अंदर 1120 का जो भाव चल रहा है अभी, यहां से एक अच्छा अपसाइड मूव देखने को मिलना चाहिए। ऊपर के अंदर 1150 का पहला इमीडिएट छोटा सा टारगेट है, वो लेवल निकलने के बाद 1200 तक के लेवल स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकते हैं। नीचे के अंदर 1080 1090 सपोर्ट बनेगा फ्रेश, तो पोजीशंस होल्ड करें। 1150 1200 के लेवल जल्दी देखने को मिलने चाहिए। बिल्कुल 1150-1200 के लेवल्स आपको रोजारी पर आते हुए दिख सकते हैं। नज़र रखिए इस काउंटर पर भी, जिस तरह से तेज़ी का माहौल बना हुआ है। आशु सर, डीएलएफ पर आपकी राय लेना चाहूँगा। मिड वीक लोधा का भी आईपीओ खुल रहा है, थोड़ा एक्सपेक्टेशंस है जब भी किसी भी सेक्टर का आईपीओ आता है तो उससे जुड़े स्टॉक्स पर एक्शन आता है। हालांकि डीएलएफ पर तो हम आज वैसा एक्शन नहीं देख रहे हैं, 5.5% नीचे है। डीएलएफ पर अब क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे? 275 पर क्या राय बनेगी डीएलएफ पे? दीपांशु, देखिए मार्केट में अगर रिकवरी आती है तो इसमें भी 15-20 रुपए की रिकवरी आएगी, लेकिन ये सारे स्टॉक्स जो हमने पहले कभी रिकमेंड किए थे, लोग मुझसे पूछते भी हैं, डीएलएफ, स्टेट बैंक, आईबुल हाउसिंग, तो मैंने पिछले एक्सपायरी से पहले ही बोल दिया था कि जितने भी अकाउंटेंट्स हैं अब इनमें अपमूव फिलहाल के लिए ओवर हो चुका है, बट इन्वेस्टर फिर भी रख सकता है और उस ट्रेड का रिपेयर है, अगर ऊपर की कॉल्स वो बेचता रह सकता है। बट अदरवाइज दीपांशु एक रेंज के अंदर है, ये भी 300 से नीचे ही रहेगा जब तक ये 300 से ऊपर का नहीं है। अभी पिछले दिनों में भी ये 290 के आसपास ट्रेंड दिखा रहा था, 290-95, लेकिन क्या हुआ उसके बाद फिर 20 रुपये नीचे है। तो अभी बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं, बैंक्स में भी, मतलब आईसीआईसी बैंक, एक्सिस बैंक अच्छा लगता है, स्टेट बैंक भी अभी 370 से ऊपर, फिर दोबारा से 390 की बातें शुरू हो गई थी, हो सकती हैं जाए भी, लेकिन ये कुछ ऐसे स्टॉक्स है दीपांशु, इंक्लूडिंग डीएलएफ, जो मेरे अभी ट्रेडिंग रेंज के अंदर नहीं, कोई भी व्यू नहीं है। मींस अभी ये मेरे हिसाब से डेड ट्रेड्स हैं, इनमें आप जबरदस्ती कुछ करने की कोशिश करेंगे तो ट्रेड फेवरेबल नहीं होगा। सो आई एम जस्ट रिजर्विंग माई कॉमेंट इन द स्टॉक्स विच आई डिस्कस, जब तक ये कोई मीनिंगफुल इधर उधर कोई ट्रेड बनता नहीं है, क्योंकि अभी स्प्रेड भी नहीं बन रहा। स्प्रेड भी अगर बनता है दीपांशु, जब कोई अच्छी मूवमेंट दिखे कि वो फेवरेबल जाएगी या अगेंस्ट भी जाएगी, सो ये एक छोटी नैरो रेंज के अंदर रहेंगे। जैसे मार्केट की रेंज की बात की, तो अभी कोई भी ऐसा क्रेडिबल व्यू नहीं है दीपांशु। ओके, तो फिलहाल कोई ज़्यादा क्रेडिबल व्यू नहीं आ रहा है, पर डीएलएफ पर नज़र रखिए। 300 के ऊपर गया था, बढ़िया मूव दिखाई थी, पर वहाँ से फिर बाजार के मूड माहौल के साथ इस स्टॉक पर भी आपने प्रेशर आते हुए देखा। पर ये हफ्ते रियल एस्टेट स्टॉक्स थोड़ा आपको एक्शन में आते हुए दिखेंगे, क्योंकि लोधा का आईपीओ भी आ रहा है, तो वहाँ पर हमारी नज़र बनी रहेगी। नज़र बनी हुई है जुबिलेंट फूड पर, आज यहाँ पर काफ़ी कमजोरी है। इन्फो एज दूसरी तरफ जा रहा है, इन्फो एज पर अच्छी तेजी है, पर जुबिलेंट फूड पर आ रही है गिरावट। सुमित जी, जुबिलेंट फूड के चार्ट देखकर बताएं, 3.5 अब तो 4% की गिरावट है, क्या समझे यहाँ से और वीकनेस आएगी या संभल जाएगा यहाँ पर स्टॉक? संभलना चाहिए दीपांशु। स्टॉक अभी फिलहाल दायरे में है, रेंज में है, जिसमें नीचे में सपोर्ट बन रहा है 2700 2750। स्टॉक का जो ऊपर में रेजिस्टेंस बन रहा है 2900 2950, यानी 2700 से लेके 2900 2950 का रेंज मान के चले। जैसे ही ऊपर का लेवल ब्रेक होगा तो उसके बाद एक अच्छा अपसाइड मूव देखने को मिलेगा। फिलहाल मार्केट्स का आज गिरावट में इसने थोड़ा सा पार्टिसिपेट किया है, कोई बड़ा गिरावट का संकेत अभी नहीं दिख रहा, तो मेरे को लगता है पोजीशंस फिलहाल होल्ड करना चाहिए। ओके, तो कोई बड़ी गिरावट के संकेत नहीं दिख रहे हैं, पोजीशन होल्ड करनी चाहिए। एंड लॉजिकली देखें तो जिस तरह से इन्फो एज में एक्शन है, जुबिलेंट फूड इन स्टोर डाइनिंग तो बंद रहेगी, पर इनका भी काफ़ी अच्छा डिलीवरी फ्रेमवर्क है, वहाँ पर आपको थोड़ी सी नज़र रखनी चाहिए जिस तरह से एक्शन बन रहा है। नज़र रखिए कुछ ऑटो काउंटर्स पर भी निचले स्तरों से थोड़ा सहारा इनको आते हुए दिख रहा है। एस्कॉर्ट्स पर देखिए थोड़ा सपोर्ट है निचले स्तरों से, टीवीएस मोटर्स भी रिकवर हो रहा है, ऑटो एंसिलरी काउंटर्स में भी बॉश पर निचले स्तरों पर सपोर्ट आ रहा है, मदरसन, भारत फोर्ज, सारे के सारे थोड़ा सपोर्ट लेने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं। एक राय लेता हूं मैं सचिन जी से। सचिन जी, जरा नजर डालिए, थोड़ा ऑटो स्टॉक्स निचले स्तरों से सपोर्ट ले रहे हैं, टाटा मोटर्स पर कोई राय? दीपांशु, क्लियरली जो एक ट्रेंड रही थी पिछले एक्सपायरी में यहाँ पर पूरे ऑटो पैक में सेल ऑन राइज की, वो कहीं पर जाकर पिछले हफ्ते टर्मिनेट हुई है। एंड जिस तरीके से ओवरऑल स्ट्रक्चर्स है, अगर हम टाटा मोटर्स की बात करें तो मुझे लग रहा है जो ब्रॉडनिंग फॉर्मेशन की हम बात कर रहे थे 280 285 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट है, उसी सपोर्ट से इसने एक रिवर्सल लिया है एंड इसका अपर एंड लगभग अराउंड 340 345 के जोन में है। तो मुझे लग रहा है कहीं जाकर एक क्लासिक टर्न अराउंड हो चुका है एंड सेल ऑन राइज के मार्केट से मुझे लग रहा है ये बाय ऑन डिक्लाइंस में शिफ्ट हो चुके हैं। सो खरीदारी करने की ही चेष्टा करनी चाहिए, अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं तो वहाँ पर बुलिश पोजीशंस लेने चाहिए। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर कहीं जाकर वो चेंज हो चुका है।
सो यहाँ पर अभी भी खरीदारी करने की सलाह होगी। मोटा मोटी टाटा मोटर्स में हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अराउंड 296 का जो लेवल है वो ट्रेडिंग के लिहाज से भी होल्ड होना चाहिए एंड पोजिशनली अराउंड 345 के आसपास स्विंग बनने चाहिए अगले कुछ हफ्तों में। ओके, तो यह है आपके लिए टाटा मोटर्स पर आए। आज का टॉप गेनर वायदा कारोबार का है सेल, और ये वो स्टॉक है जहां हमेशा से सुमित जी एक ही चीज़ कहते हैं, जब जब मैं पूछता हूं तो बस सेल को सेल नहीं करना है, सिर्फ बाय करना है, और सिर्फ बाय करते करते 90 पहुंच चुका है। आज सुबह भी जब 82-83 रुपये पर बात हो रही थी, 84 रुपये पर, तब हम ये कह रहे थे कि बंसल जी ने भी पूछा था, मैंने कहा 100 रुपये तो मिनिमम टारगेट है ही पहला, उसके बाद 125 रुपये के टारगेट के लिए पोजिशनली आपको होल्ड करना है। 90 तक पहुँच चुका है, अब 90 में घुस रहा है, नर्वस 90 में। अब ये 90 नर्वस 90 होगी या ऋषभ पंत वाली होगी, धुआंधार वाली, वो देखने वाली बात है, लेकिन आपकी नहीं बेचने की राय एकदम परफेक्ट रही। सुमित जी, सेल बताएं क्या करना है। अनिल जी अभी भी बोलूंगा, मेटल सेक्टर पूरा तेजी के अंदर है, सेल को सेल नहीं करना है, नेल्को को ना नहीं करना है। ये स्टॉक्स बहुत बढ़िया तेजी दिखाएंगे आने वाले दिनों में। हाँ, 90 ले लेना है, आ रहा है, और नेस्ले को लेना है। हाँ, और नेस्ले के अंदर ले है, तो जिस स्टॉक के नाम में ले है उसे लेना है। तो ये स्टॉक्स का अनिल जी कुछ बहुत बढ़िया अभी टाइम चल रहा है, तो सेल और नेल्को दोनों पे नजर रखें। अभी और रैली बाकी है, सेल 90 के ऊपर सस्टेन करने पे 100 रुपए के लेवल जल्दी आएगा, और उसके ऊपर के लेवल भी देखने को मिलेंगे, और नेल्को भी यहां से बहुत जल्दी बहुत बढ़िया अपसाइड मूव दिखाएगा, तो पोजीशन होल्ड करके चले। ओके, तो ये आपके लिए राय है सेल। बंसल जी, सुबह की आपकी जो सवाल थी वो ठीक साबित हुई, वो बराबर सुबह जवाब मिल गया आपको? बिल्कुल अनिल जी, आज भी बैन में ही है, और बैन में अनिल जी भागे जा रहा है। बिल्कुल बैन में है, इसका मतलब क्लियर कट है कि डिलीवरी बेस्ड बाइंग हो रही है। लोग डिलीवरी के लिहाज से खरीद कर रखे हैं, यानी कि फंड्स की तरफ से दमदार खरीदारी होती हुई दिख रही है, और दमदार खरीदारी होती हुई दिख रही है कई सारे मेटल स्टॉक्स में से। उसमें से एक और है जो आपके नीचे लिस्ट में आता हुआ दिख रहा है, हिंदुस्तान जिंक, जो आज क्लोजिंग शो में कुणाल जी और राकेश जी ने एल्गो ट्रेड के तौर पर भी रिकमेंड किया। ये स्टॉक भी मजबूती से आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा आपको। एल&टी इन्फोटेक अब 4300 के करीब पहुंचता हुआ दिख रहा है, ये स्टॉक भी अच्छी मजबूती के साथ कारोबार करता हुआ दिख रहा है। तो स्टॉक स्पेसिफिक कहीं कोई कमजोरी और मंदी के संकेत है नहीं। इंडेक्स जरूर सुस्त और थोड़े ठंडे हैं, वहाँ पर एक्शन है कम। यहाँ पर अदरवाइज आप सारा जहाँ भी आप नज़र डालेंगे वहाँ पर तेज़ी की तरफ ही ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। तो अगर आप मेटल्स में हैं, अगर आप फार्मा में हैं, अगर आप आईटी में हैं, तो आपको चिंता नहीं, लेकिन इसके अलावा अगर कहीं और हैं आप तो शायद आपके लिए चिंता की बात है बाज़ार में। ऐसे ही कुछ और स्टॉक्स जहाँ पर कमज़ोरी बढ़ती नज़र आ रही है आखिरी मिनटों में, उनमें से एक है M&M फाइनेंस। 193 रुपये के आसपास M&M फाइनेंस है। सचिन जी, इसके चार्ट देखिए और बताइए। अनिल जी, मुझे लग रहा है यहाँ पर स्टॉक कहीं पर जाके स्टेबलाइज होना चाहिए। पिछला डेटा देखें तो लगभग अराउंड 190-195 के आसपास काफ़ी बार इसने स्विंग लो बनाया है, एंड जिस तरीके से अभी भी इसका RSI प्लेस्ड है, मुझे लग रहा है यहाँ पर स्ट्रेंथ खराब नहीं हो रही है। इनफैक्ट मुझे लग रहा है थोड़ी सी बिकवाली ज़रूर है, बट कहीं जाकर ये कंसोलिडेशन मोड ज़्यादा लग रहा है, ना ही बिकवाली का। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर एक नोटा का इस्तेमाल करना चाहूँगा। फिलहाल मुझे लग रहा है जिस रेंज में ये लॉक्ड इन है 200 से लेके 190, ये रेंज ब्रेक होने के बाद एक डिसाइसिव ट्रेडिंग मोमेंटम बन सकता है, तो फिलहाल यहाँ पर अवॉइड कीजिए। फिलहाल अवॉइड करें M&M फाइनेंस पर, यह है सचिन जी की राय इस समय पर। आइए चलते हैं वागले साहब के पास एक कॉल के लिए। बिगुल वागले का वंडर। बताएं वागले साहब। दीपांशु, BTST के तौर पे मैं जिंदाल स्टील बाय करने की सलाह दूंगा। 385 का एक मल्टीपल रेजिस्टेंस, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस इसने अभी अभी ब्रेक किया है, यहाँ पर बाय करके चले। 8550 86 का करंट भाव है, मुझे लगता है ये 393 395 तक कल के दिन में, कल के मॉर्निंग में ही ये लेवल्स आने ही चाहिए। आपका स्टॉप लॉस 382 का होना चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए JSPL जिंदाल स्टील पर खरीदारी की राय। अभी अभी हम देख भी रहे थे स्टॉक पर एक बढ़िया मूव आई है, डेज हाई पर ट्रेड कर रहा है, मेटल काउंटर्स दमदार तेजी में है। BTST के तौर पर JSPL जिंदाल स्टील पर खरीदारी करके जाएं। आखिरी 10 मिनट बाकी हैं ट्रेड के। बाजार एक ज़्यादातर रेंज में ही रहे हैं पिछले एक घंटे से। आइए चलते हैं अनिल जी के पास फाइनल स्ट्रैटेजी के लिए।
सर कुछ ज़्यादा बदला नहीं है ग्लोबल मार्केट्स की अगर आप बात करें। डाउ फ्यूचर्स अभी भी अच्छी तेज़ी में है, 200 पॉइंट के आसपास का ऊपर। नैस्डैक फ्यूचर्स पॉजिटिव ट्रैक्शन आपको दिखा रहे हैं। बताएं सर क्या करके जाएं क्लोजिंग से पहले। दीप देखिए, मतलब क्या करेंगे ओके, तेज़ी करने की बहुत हिम्मत है नहीं। डाउ 200 पॉइंट ऊपर है, उसके बावजूद हमारे बाज़ार नीचे है, और दूसरा कोरोना का मामला है। मंदी करने के लिए लेवल थोड़े से ऊपर के चाहिए। मेरे ख्याल से आज हल्के रहें। अगर आप जो भी ट्रेड करें, एक काम करें कि आप 150 पॉइंट ऊपर या नीचे की आप एक हेजिंग करके जाएं। समझिए, अगर आपका व्यू तेज़ी का है तो 14,650 का कॉल लीजिए निफ्टी पर, और 14,500 का एक पुट 14,500 का पुट ले लीजिए, और 14,650 के आसपास आप ये जो फ्यूचर है इस वक्त स्पॉट लेवल है, अगर आप वहाँ पर फ्यूचर खरीदते हैं तो नीचे एक पुट खरीद लीजिए, या फिर आप बेचते हैं तो 14,800 का वहाँ पर आप एक सामने कॉल बेच दीजिए। मतलब कुल मिलाकर ये कि आप जो भी ट्रेड लें हेजिंग के साथ लें, वो ज़्यादा बेहतर है। तेज़ी करनी है तो निफ्टी में कीजिए, और मंदी करनी है तो बैंक निफ्टी में कीजिए, क्योंकि बैंक निफ्टी जो क्लोजिंग आपको दे रहा है आज 33,000 के नीचे, ये ख़राब है। 33,000 ही नहीं, 32,850 के नीचे की क्लोजिंग होती दिख रही है, जो कि और भी ज़्यादा ख़राब है। तो बैंक निफ्टी ने ब्रेकडाउन दिया है। अब देखते हैं कल ग्लोबल मार्केट्स की मजबूती के साथ निफ्टी मजबूत होकर ऊपर आ जाता है और बैंक निफ्टी को ऊपर खींचता है या फिर नहीं, वो देखने वाली बात होगी। एक चीज़ क्लियर है, निफ्टी में उतना मामला गड़बड़ नहीं है, उतना ख़राब नहीं है, और नीचे से रिकवरी भी अच्छी आ गई, आपको करीबन 200 पॉइंट की मिल गई। लेकिन बैंक निफ्टी में अभी भी वो कंफर्ट कॉन्फिडेंस है नहीं, तो बैंक निफ्टी में ज़्यादा सावधानी रखनी है। निफ्टी में लॉन्ग पोजीशन बनी भी रहे तो कोई समस्या नहीं है। तो नीचे 32,500 के नीचे खरीदना है, 32,800 के ऊपर, माफ़ कीजिएगा, 14,500 के नीचे खरीदना है और 14,800 के ऊपर बेचना है। ये निफ्टी की आपके लिए एक तरह से ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है। बैंक निफ्टी के लिए 33,000 के ऊपर जब तक निकल कर बंद ना हो वापस से, तब तक नहीं खरीदना है। सिंपल क्लियर है। तो 33,000 के ऊपर बैंक निफ्टी के आने का इंतजार करना है, और 300 पॉइंट की रेंज आपको निफ्टी पर इस समय दिख रही है। दोनों तरफ के मौके वहां पर आपको आते हुए दिखेंगे, पर बैंक निफ्टी ज्यादा कमजोर है इस समय। एक क्लोजिंग से पहले कुछ और कॉल्स ले लेते हैं। स्वागत करते हैं जय ठक्कर का कैश के ऑप्शन के लिए। स्वागत है जय, गुड आफ्टरनून। बताएं क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए इस समय। वेरी गुड आफ्टरनून दीप, एंड काफ़ी बढ़िया मार्केट में रिकवरी हमें देखने मिली है आज, एंड लोअर लेवल से इनफैक्ट, और एग्जैक्टली वही टाइम पे हमने एक कॉल ऑप्शन रेकमेंड भी किया था जिसके टारगेट्स दोनों ही आ गए। सुपर फास्ट फ्यूचर्स में निफ्टी के 14,600 के स्ट्राइक के, और अभी जो मैं कैश का ऑप्शन दे रहा हूँ वो है हिंडाल्को के ऊपर। हिंडाल्को में क्लियरली एक ब्रेकआउट, इनफैक्ट लास्ट वीक भी मैंने इस पर बाय दिया था। 355 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन दीप खरीदना है, जो करीब आपको मिलेगा 14.3 के आसपास। सो 14.3 पर इसको खरीदे। ऑन द लोअर साइड इस पर स्टॉप लॉस आप प्लेस करेंगे 11 रुपये पे। फर्स्ट टारगेट जो इसका बन रहा है दैट इज 18, एंड सेकंड टारगेट बनेगा 22। 18 और 22 ये दो टारगेट्स के लिए 355 के स्ट्राइक का आप कॉल ऑप्शन हिंडाल्को का खरीदे। दी क्लियरली एक ब्रेकआउट है हिंडाल्को पर। मुझे ऐसा लग रहा है कि दिस स्टॉक इज हेडिंग टूवर्ड्स 370, 370 तक के तो लेवल्स हमें लगभग एक आध वीक में मैक्स देखने मिलेंगे, एंड जिसके कारण हमारे टारगेट जो 18 से लेकर 22 के हैं वो हासिल हो जाएंगे। ओके, तो ये है आपके लिए राय जय की तरफ से। हिंडाल्को 355 का कॉल ऑप्शन, मेटल्स में है एक तरफा तेजी, और हिंडाल्को है जय की रिकमेंडेशन इस समय। नजर रखेंगे हिंडाल्को पर जाने से पहले कुछ और स्टॉक्स जहां पर नजर रखनी है। फार्मा में, ब्रॉडर फार्मा मार्केट में भी आज एक अच्छा एक्शन रहा है। सचिन जी, काफी समय बाद वॉकआउट पर एक अच्छी मूव आती हुई दिखी है, और अभी अभी वो थोड़ी मूव आई है थोड़े मिनटों पहले। क्या चल रहा है वॉकआउट में? काफ़ी इंटरेस्टिंग प्राइस एक्शन है दीपांशु। इनफैक्ट अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास इसने वापस सपोर्ट लिया, और वहीं से पिछले 3 दिनों से एक काफ़ी अच्छी हलचल हो रही है। अगर हम इसका RSI देखें तो एक क्लासिक केस है पॉजिटिव डाइवर्जेंस का। तो मुझे लग रहा है कहीं जाकर प्राइस एक्शन भी यहाँ पर ब्लेंड होनी चाहिए ऑन द बुलिश साइड। सो डेफिनेटली यहाँ पर एक लॉन्ग बायस रखना है। 420 ये लेवल इंपॉर्टेंट होगा क्लोजिंग बेसिस के लिहाज से, तो वहीं पे लगाना चाहिए स्टॉप लॉस। एंड जिस तरीके से ये क्लस्टरिंग थी अराउंड 500 जोन के आसपास, मुझे लग रहा है रैली वहां तक एक्सटेंड होनी चाहिए। तो मुझे लग रहा है एक बदलाव नजर आ रहा है RSI पे, उसके रिलेटिव स्ट्रेंथ पे, एंड जल्दी ये पर्टिकुलर बदलाव अपने प्राइस एक्शन पे भी देखा जा सकता है। तो खरीदारी करने के ही मौके ढूंढिए 420 के स्टॉप लॉस के साथ।
ओके 420 के स्टॉप लॉस के साथ वॉकआउट पर रखिए नजर। अभी अभी एक बढ़िया मूव आई है काउंटर में। एक और कैश स्टॉक जो सुबह से थोड़े एक्शन में है, पर अभी अभी एक फ्रेश मूव आई है, बॉम्बे बर्मा। और जय, मेरे को याद है आई थिंक लास्ट वीक या उससे पहले आपने एसपीएल मिड कैप्स में इसके बारे में बात करी थी। बॉम्बे बर्मा, ऑफ कोर्स ब्रिटानिया ने 62 रुपए पर शेयर का डिविडेंड डिक्लेयर करा है, तो बॉम्बे बर्मा एज अ होल्डिंग कंपनी उनको तो फायदा होगा ही। क्या राय बन रही है आज 3.5% ऊपर चार्ट पर बॉम्बे बर्मा? बिल्कुल दीपांशु, एक बहुत ही एक बढ़िया मैं कहूँगा एक रिवर्सल ये स्टॉक में देखने मिल रहा है बीबीटीसी में। और इनफैक्ट ओवरऑल मुझे ऐसा लग रहा है कि एक शॉर्ट टर्म करेक्शन ये स्टॉक में हो जाना चाहिए। ये लेवल्स पर काफ़ी हमने काइंड ऑफ फॉलिंग चैनल में ये स्टॉक में एक फॉल देखने मिला है, और एग्जैक्टली लोअर एंड ऑफ द चैनल से हमें एक रिवर्सल भी ये स्टॉक में देखने मिल रहा है। दीप, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये स्टॉक में ये लेवल से भी मुझे ऐसा लग रहा है लगभग 12 to 15% का एक अपमूव पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू मिनिमम देखने मिल सकता है विद इन अ मंथ और सो। तो ये स्टॉक को अगर किसी को अभी भी खरीदना है तो खरीद सकते हैं। ओवरऑल काफ़ी ओवरसोल्ड है। ओके, तो ओवरसोल्ड है। इन लेवल्स पर भी आप चाहें तो खरीदारी कर सकते हैं। ब्रिटानिया के डिविडेंड डिक्लेरेशन से कंपनी को होगा फायदा। आइए क्लोजिंग की तरफ चलें, और जैसा अनिल जी कह रहे थे, निफ्टी में रिलेटिवली बेटर परफॉर्मेंस रही है बैंक निफ्टी के मुकाबले, पर निफ्टी भी 200 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट के साथ ही बंद हो रहा है 14,650 के लेवल पर। आईटी से मिला है बढ़िया सहारा। एचसीएल टेक, टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, इन सभी स्टॉक्स में है रही है अच्छी खरीदारी। साथ ही ब्रिटानिया डिविडेंड डिक्लेरेशन के बाद 2% ऊपर रहा है ये स्टॉक। भारतीय एयरटेल अभी अभी एक अच्छी मूव आई है, सुमित जी ने सुबह कहा था, आशु जी को भी पसंद आ रहा है। अदानी पोर्ट्स पर अच्छी मूव आई है। अदानी ग्रुप स्टॉक्स आज फिर से एक्टिव रहे, और मेटल काउंटर्स में तो जबरदस्त तेजी थी ही। टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, हिंडाल्को निफ्टी पैक से यहां पर अच्छी मूव पर। बजाज फाइनेंस टॉप लूजर निफ्टी का, ऑलमोस्ट 6% की गिरावट। बैंक्स फाइनेंशियल्स यहां पर कमजोरी थी। बजाज फाइनेंस, इंडसइंड बैंक, एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, बजाज फिनसर्व, यहां पर भारी गिरावट आती हुई दिखी। रिलायंस इंडस्ट्रीज 1.5% नीचे रहा। आइशर मोटर्स, बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉप, इन सभी कंपनीज में भी आपको प्रेशर दिखा। और मारुति, हालांकि ज्यादातर ऑटो बिक्री के आंकड़े अनुमान मुताबिक के अनुमान से बेहतर ही रहे मंथ ऑन मंथ बेसिस पर इस स्पेस पर आज आपने ज्यादा गिरावट आती हुई देखी है। वायदा कारोबार की बात करें, सोल स्टॉक जो बैन में है, सेल आपका सबसे बड़ा गेनर भी था वायदा कारोबार में। 90 के लेवल्स पर सेल आते हुए दिखाया आपको। 6.5% की तेजी इस काउंटर पर। डॉक्टर लाल पैथलैब्स 6% ऊपर, बाकी के डायग्नोस्टिक स्टॉक्स पर वही अच्छा एक्शन रहा। मिड कैप आईटी में बढ़िया तेजी रही। एलएनटी, इन्फोटेक, कोफोर्ज, इन दोनों को इसका फायदा मिलते हुए दिखा। एलएनटी टेक्नोलॉजी सर्विसेज भी पॉजिटिव एक्शन दिखाते रहा। एनएमडीसी में अच्छी खरीदारी रही। जेएसपीएल पॉजिटिव एक्शन दिखा रहा था। इन्फो एज, लॉकडाउन लगा है पर होम डिलीवरी खाने की चलती रहेगी, इन्फो एज को उसका फायदा। बढ़िया मूव इस काउंटर पर आते हुए। श्री सीमेंट अच्छी खरीदारी इस काउंटर पर। अपोलो हॉस्पिटल्स, फाइजर, यहां पर भी तेजी का माहौल, और लुपिन पर भी हल्की खरीदारी पर गिरावट। यूनाइटेड ब्रूरीज और पीवीआर 8% नीचे। कैनरा बैंक, अपोलो टायर्स, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस वापस 200 के नीचे आज। साथ ही आपने देखा एमएनएम फाइनेंस, एलएनटी फाइनेंस, आरबीएल बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, डीएलएफ, बंधन बैंक, इन सभी स्टॉक्स पर भारी गिरावट का प्रभाव। बैंक ऑफ बड़ौदा सुबह पॉजिटिव लग रहा था, उसके बाद 4% नीचे ये काउंटर आज बंद होते आपको दिखा है, तो वहां पर भी भारी गिरावट एंड ऑफ द डे आती हुई दिखी है। तो लगातार हम देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी, जैसा अनिल जी कह रहे थे, कमजोरी ज्यादा दिखा रहा है, और आज भी वैसा ही रुझान रहा। 3.5% नीचे बैंक निफ्टी बंद हुआ है। 1100 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट। अनिल जी, प्रोविजनल क्लोजिंग 14,650 के करीब निफ्टी क्लोज करने के लिए तैयार है, और बैंक निफ्टी 32,700 के ऊपर क्लोज कर रहा है सर, पर 1150 पॉइंट्स नीचे। बिल्कुल, तो बैंक निफ्टी की क्लोजिंग खराब है और निफ्टी की क्लोजिंग ठीक है, बुरी नहीं है। मतलब ऐसी नहीं कि जिससे बहुत चिंता हो, लेकिन बैंक निफ्टी की क्लोजिंग वाकई में काफ़ी ख़राब है। 33,000 के नीचे की क्लोजिंग वो, और उससे भी नीचे 32,850 के नीचे की क्लोजिंग वाकई में ब्रेकडाउन के संकेत दे रही। तो देखते हैं अब निफ्टी बैंक निफ्टी को ऊपर खींचता है या बैंक निफ्टी निफ्टी को नीचे लेकर आता है, इसका जवाब कल मिलेगा। लेकिन कुछ स्पेस ऐसी है जहाँ वाकई में आज काफ़ी मजबूती दिखी है। मेटल्स मजबूत रहे, टेलीकॉम मजबूत रहे, पावर मजबूत रहे, आईटी मजबूत रहे। तो ऐसा नहीं कि हर जगह कमजोरी है, कई जगह ऐसे भी हैं जहाँ पर आज खरीदारी और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पूरा तेजी की तरफ भी आपको मिला है। लेकिन ओवरऑल जो बैंक निफ्टी और एनबीएफसी, ये जो बैंक और एनबीएफसी शेयर है, इनसे आज दबाव आप पर बनता हुआ दिखा है, और ये दबाव बना है उस वजह से जो अब आपके सामने, और जिसका पूरा डिस्कशन होगा आज शाम 5 बजे। ये डिस्कशन है कोरोना को लेकर। कोरोना की दूसरी लहर देश में कहर बनकर गिरी है, और पिछले 24 घंटे में पूरे देश में 1 लाख से ज़्यादा के रिकॉर्ड मामले आए, जो कि कोरोना की शुरुआत से लेकर अब तक हाईएस्ट मामले, हाईएस्ट 1 लाख कभी नहीं आए, पहली बार।
कुल मिलाकर 60% मामले यानी कि 1 लाख में से 60,000 के आसपास मामले सिर्फ महाराष्ट्र से हैं। इसलिए महाराष्ट्र सरकार ने सख्ती भी बढ़ा दी, आपने देख ही लिया। वीकेंड पर पूरा लॉकडाउन, रात को कर्फ्यू और बहुत सारी सर्विसेज कम कर दी गई। बड़ा सवाल है कि कोरोना इस बार इतना विकराल क्यों गया है। लॉकडाउन की आशंका से हर कोई इनकार तो कर रहा है, लेकिन इस पर काबू कैसे पाया जाएगा। और पिछला पीक का रिकॉर्ड जो टूट गया, अब ये रिकॉर्ड नया कहां तक जाने का डर है। इन्हीं मुद्दों पर बातचीत होगी हमारी दो खास मेहमानों के साथ। कोविड टास्क फोर्स महाराष्ट्र के मेंबर डॉक्टर गौतम बंसाली और ICMR NIV पुणे के पूर्व डायरेक्टर डॉक्टर रमन गंगा खेड़कर। इनसे कोरोना से जुड़े हुए सभी सवालों के लेंगे जवाब। देखिएगा हमारी खास पेशकश, कोरोना से हाहाकार 1 लाख पार, शाम 4:56 पर। इसके अलावा आपकी ज़िंदगी में 2 सबसे बड़े लक्ष्य होते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग के बाद इन्वेस्टमेंट के लिहाज से। पहला, बच्चों का फ्यूचर, आपको पढ़ाई करनी है बच्चों की, उन्हें भी अच्छे डिग्री कॉलेजेस में, उसके बाद प्रोफेशनल कॉलेजेस में, उसके बाद उनकी शादी करना है। ये एक बच्चों को लेकर बड़ा काम होता है। दूसरा, खुद का रिटायरमेंट, कि अपने रिटायरमेंट के बाद पैसे कहाँ से आएंगे। अगर आप इन दोनों ही लक्ष्यों की प्लानिंग के लिए जल्दी से शुरुआत ना करें तो फिर आप वक्त पर तैयार नहीं हो पाएंगे। और इन दोनों ही लक्ष्यों को पाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इक्विटी फंड में रेगुलर निवेश करना। लेकिन एक नई कैटेगरी आई है इक्विटी फंड की, और उसका नाम है सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड। जी हाँ, इससे आपको जो आपका टारगेट है उसके हिसाब से आप प्लानिंग कर सकते हैं। तो क्या है सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड और इसमें किस तरह से निवेश करना चाहिए, शाम 6:26 पर हम ये विशेष शो आपको बताएंगे मनी गुरु में। खास लक्ष्य का प्लान, सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड। आज हमारे साथ होंगे SBI म्यूचुअल फंड के चीफ बिजनेस ऑफिसर DP सिंह साहब, उनसे जानिएगा ये जरूर। और रात 8 बजे इंडिया 360 में आज आपके लिए होंगे पूरे देश में छाए हुए मुद्दे। कवर स्टोरी तो होगी महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के इस्तीफे की, क्यों और क्या वजह रही और आगे क्या कुछ होगा, घूस कांड में फंसी सरकार। ये है आपके लिए आज का विशेष शो। इसके अलावा राज्यों में चुनाव का तीसरा चरण है। 3 राज्यों में चुनाव जो चल रहे हैं उनका तीसरा चरण है। राज्यों का घमासान, कौन मारेगा मैदान, इस पर खास पेशकश। कौन से हैं मुख्य चेहरे, क्या है समीकरण, ये हम आपको बताएंगे। और तीसरी कवर स्टोरी हमारी कोरोना को लेकर है, लापरवाही नहीं तो लॉकडाउन नहीं। तो कैसे लापरवाही रोकेंगे तो लॉकडाउन की आशंका होगी दूर। और SBI ने होम लोन की दरों में की है बढ़ोतरी, ये बड़ी बात है। और इसके अलावा आतंक का लाल गलियारा, ये एक और स्टोरी है जिसको हम फॉलो करेंगे। तो इंडिया 360 ये शो शाम न्यूज़ बुलेटिन देखना मिस मत कीजिएगा। ये है आज शाम का विशेष शो। आइए आप सभी से विदा लेने का वक्त है। उससे पहले बता दें 229 पॉइंट नीचे निफ्टी बंद हुआ है 14,637 पर। बैंक निफ्टी 1179 अंक नीचे बंद हुआ है 32,678 पर। और सेंसेक्स 870 अंक नीचे बंद हुआ है। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी 1.5 से 0.25%, निफ्टी और सेंसेक्स 1.5 से 0.2% नीचे बंद हुए हैं। और बैंक निफ्टी इनसे दुगुना 3.5% बंद होता दिखा है नीचे की तरफ। यहाँ पर दिखा है भारी भरकम गिरावट का माहौल। आशु सर, कुणाल जी, राकेश जी और वागले साहब, सचिन जी, किरण जी और जय ठक्कर साहब, सुमित जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे लिए वक्त निकालने के लिए, इस मुश्किल भरे सेशन में हमारा साथ देने के लिए। आखिरी सेशन में हल्की फुल्की रिकवरी तो जरूर आई, लेकिन देखते हैं ये रिकवरी कितनी टिकाऊ है या नहीं, कल पता चलेगा। फिलहाल डाउ फ्यूचर्स डबल सेंचुरी मार्केट ट्रेड करते हुए। तो कल सुबह आप सबसे फिर से होगी मुलाकात। हमें दीजिए इजाज़त, मुझे और दीप को।